एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं है तो हो जाओ यार। मेरी एक क्यूट सी सब्सक्राइबर का एक छोटा सा क्वेश्चन था कि क्या मैं इसमें हमारे प्यारे वीइंग को किसी और के साथ इंटीमेट होते हुए दिखाऊंगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है माय डियर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और सचिन वीइंग के बीच में एक रिश्ता है, वो रिश्ता सामाजिक है लेकिन मन से नहीं है। और मन के रिश्ते समाज के रिश्तों से ज़्यादा ऊपर होते हैं। आप अगर किसी को मन से अपना मानते हो तो आप समाज में उस रिश्ते को कोई ना कोई नाम ढूंढ कर निकालते हो। लेकिन अगर आप किसी को अपने मन से अपना नहीं मानते तो समाज में चाहे वो आपका कोई भी रिश्तेदार क्यों ना हो, आप उसे पसंद नहीं कर सकते। वही हाल यहाँ है माय डियर। वांग जी यहाँ पर साइड कैरेक्टर नहीं है, मेन लीड ही है। बस उसका मेन रोल आने में थोड़ा सा समय लगेगा, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए और थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। और एक सवाल किसी मैच्योर सी लड़की ने किया था कि क्या वांग जी अपने परिवार के खिलाफ जाकर अपने ब्रदर इन लॉ से प्यार करेगा? तो इस सवाल का जवाब इस सवाल में छिपा है। और साथ ही आने वाले कुछ एपिसोड्स में तो थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा खुद को तड़पाइए, थोड़ा सहन कीजिए और कुछ इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार के लम्हों को एंजॉय कीजिए। कहते हैं इंतज़ार किसी भी चीज़ को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। अगर आपको इंतज़ार के बाद अपने सवालों के जवाब मिलेंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे आंसर्स ने सेटिस्फाई किया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। आप लोगों के सवालों के जवाबों से या कहो आपके फीडबैक देने के तरीके से बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। अच्छा लगता है कि आप सुनते हो और कैरेक्टर्स के इमोशंस को जीने की कोशिश करते हो, महसूस करने की कोशिश करते हो, उनमें खो जाया करते हो, घुल मिल जाया करते हो। अच्छा लगता है मुझे। मैं चाहती ही हूँ कि सब लोग ये चीज़ें समझें। अब आप समझ पा रहे हो तो अच्छा है। वैसे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, वो ये कि किसी ने कहा था कि माँ बाप को अपनी गलती समझनी चाहिए, पर वो नहीं समझते। ये रियलिटी है, नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से जो बच्चों के लिए सही है वो वही करते हैं। कभी कभी उनका फ़ैसला सही होता है, कभी कभी गलत, 50-50। वैसे ही बच्चे भी हमेशा अपने लिए सही फ़ैसला लिए ज़रूरी तो नहीं है, कभी कभी वो भी गलत कर सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे दोनों की ही गलतियाँ, कि अगर दोनों एक दूसरे की गलती को एक दूसरे की गलती को पॉइंट करने की जगह अपने अपनी गलती सुधार लें तो हर किसी की ज़िंदगी के दिन अच्छे तरीके से रंगीन खुशहाल हो जाएगी। ये आपको आगे देखने को मिलेगा। उम्मीद है मैंने ज़्यादा दिमाग नहीं पकाया होगा अपनी बातों से आप लोगों के सवालों का एग्जैक्ट आंसर दिया होगा। उम्मीद है वही आपको मिला जो आप मुझसे उम्मीद कर रहे थे। चलो तो फिर आज के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में विंग की आंखें खुलती हैं जब उसे महसूस होता है कि कोई उसे बार बार हिला रहा है। जब वो उठकर देखता है तो सिया उसके पास ही बैठी थी। सिया विंग की तरफ देखते हुए बोलती है, ब्रदर इन लॉ आप जागे क्यों नहीं? सिया को देखकर विंग थोड़ा हैरान था। वो उठकर बैठते हुए बोलता है, तो तुम यहाँ मेरे कमरे में? सिया कहती है, वो मुझे भाई ने कहा था आपको जगाने के लिए। एक्चुअली ना घर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, आपको जल्दी नीचे चलना होगा। बहुत बड़ा मुद्दा है आई गेस। विंग एकदम घबरा गया था। क्या उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात सबके सामने आ गई है? अगर ऐसा हुआ तो विंग कैसे सबको कुछ समझाएगा और कैसे वो अपने मॉम डैड को आंसर करेगा कि उसने ये सब कुछ बस उन लोगों की ज़िद से, बार बार के सवालों से बचने के लिए ये शादी की है, ना कि अपनी मर्ज़ी से। ये एक शादी है, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होती है। विंग को ये बहुत अच्छे से पता है। इसमें उसके पेरेंट्स के इमोशंस इन्वॉल्व हैं। अगर कुछ भी गलत होता है तो वो लोग दिल से बहुत हर्ट फील करेंगे और विंग ऐसा नहीं चाहता है। विंग ने एक फ़ैसला ले तो लिया है पर अब उसे लग रहा है कि वो अपने फ़ैसले में कहीं दबता जा रहा है और उससे निकलने की कोशिश करते करते कहीं वो दम ही ना तोड़ दे। पर खैर विंग अपने आप से कहता है कि जो भी होगा देखा जाएगा। विंग एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, वो बता देगा सबको कि ऐसा ही है। वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं। अगर 6 महीने तक ये रिश्ता टिका रहा तो वो इसे आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर पाए तो इस रिश्ते को वहीं पे ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके बाद कोई और सवाल वो नहीं सुनना चाहता है। ये सोचते हुए विंग वहाँ से उठता है, अपने कदमों को बढ़ाते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ता है। सिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, गगा आप रेडी तो हो जाइए, हो सकता है कोई मैटर ऐसा हो जिससे आपको तुरंत रेडी होकर चलना पड़े। तो विंग अपने दिमाग में कहता है, हाँ हो सकता है कि उन्हें अभी के अभी अपनी मैरिज को कैंसिल कराना पड़े, क्योंकि ये शादी बेनाम है।
एक तरीके से इसका कोई नाम ही नहीं है, कोई वजूद ही नहीं है, बेवजूद है ये शादी। हो सकता है उसे अभी के अभी जाना पड़े सबके साथ, इसलिए विंग जाता है, रेडी होकर आता है और कहता है आप ठीक है। सिया तुरंत कहती है बिल्कुल परफेक्ट है, तो चलिए मेरे साथ। विंग सिया के साथ निकल जाता है नीचे हॉल में आने के बाद एक अलग ही नज़ारा उसे देखने को मिलता है। उसकी इमेजिनेशन एक्सपेक्टेशन से एकदम उल्टा। पूरे हॉल में शांति थी। वहाँ न केवल विंग के इन-लॉज खड़े थे बल्कि उसके पेरेंट्स भी खड़े थे। वो लोग सब वहाँ पर जैसे विंग का इंतज़ार कर रहे थे। विंग जैसे ही नीचे आता है वो सब लोग सरप्राइज़ करके चिल्लाते हैं आज विंग का बर्थडे है। विंग ये भूल चुका था, ज़िंदगी की भागदौड़ में कभी उसे अपना जन्मदिन याद ही नहीं रहता है। हर बार उसके माता पिता भी उसका जन्मदिन भूल जाया करते हैं, पर इस बार पता नहीं कैसे, न जाने किसने ये प्लान किया और विंग को सरप्राइज़ दे दिया। विंग अभी भी शॉक में था। अपनी आंखें खोलकर वो वहाँ पर स्टिफ खड़ा हुआ था। सिया पीछे से आकर विंग को हल्का सा धक्का मारती हुई बोलती है काका कैसा लगा सरप्राइज़? विंग कहता है अच्छा है। ये सब लोग? सिया कहती है हैप्पी बर्थडे। आप मुझे याद है, मुझे पता है, आपने बताया था कि आपको अपना बर्थडे मनाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको ये चकाचौंध वाली चीज़ें, बड़ी बड़ी पार्टी देना, बहुत सारे केक काटना, बहुत सारा डेकोरेशन करना नहीं पसंद है। पर आप परिवार के साथ मिलकर तो मिठाई खा ही सकते हो, हम लोगों के साथ एक दिन तो बिता ही सकते हो। यही आपका बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाएगा। विंग को ऐसा लगा जैसे उसके दिल की कोई बात उसके सामने आईना बन के आ गई हो। विंग को याद आया एक समय था जब वो ये चीज़ हर किसी से कहता था, मुझे कोई बड़ी पार्टी नहीं चाहिए, या फिर मैं कोई बड़ा आलीशान सा घर में केक नहीं काटना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों को नहीं बुलाना चाहता हूँ, शो ऑफ नहीं करना चाहता हूँ। मैं बस चाहता हूँ कि मेरे पास एक छोटा सा टाइनी सा चॉकलेट केक हो जिसे मैं मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई और उसके लवर के साथ मिल करके काटूँ और सबको खिलाऊँ। बस इतना चाहता हूँ, इसके अलावा मेरी और कोई इच्छा नहीं है जन्मदिन मनाने में। विंग जैसे अपने आप को देख पा रहा था सिया में। सिया कहती है क्या हुआ काका, आपको सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा? विंग कहता है बहुत अच्छा है। एक तरीके से तुमने मुझे खुद के सामने लाके खड़ा कर दिया है, अच्छा लगा सरप्राइज़। सिया कहती ओफो गग्गा, आप अपनी इमोशनल बातों में मुझे मत उलझाओ। मुझे ये सारी बातें बिल्कुल समझ नहीं आती हैं और ना ही मैं समझना चाहती हूँ, पर मुझे इतना समझ आता है कि अब आप ज़रूर खुश हो जाओगे। चलो 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 जल्दी से केक काटते हैं। विंग को खींच करके सिया सबके बीच ले जाती है। वहाँ पर एक छोटा टाइनी सा चॉकलेट केक रखा हुआ था। विंग की पसंद क्या है ये सिया ने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया था उसके पेरेंट्स से मिलकर। विंग उस केक को देखता है जहाँ पर उसका नाम लिखा गया है। विंग ये देखकर बहुत खुश था, साथ ही अंदर से एक अलग सा एहसास उसे हो रहा था, जैसे कि उसे समझ आ रहा हो कुछ लोग हैं जो उसे खुश देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो उसे पसंद करते हैं, और कहीं ना कहीं हल्का सा अपना परिवार होने का एहसास उसे अब महसूस हो रहा था, जहाँ पर वो खुलकर अपनी मन की बातें किसी को बता सकता है। खैर सारी चीज़ों को साइड रख के अपने इमोशंस के बहाव को एकदम दरकिनारे करके विंग अपने हाथ में वो डमी चाकू उठाता है और केक को कट करते हुए अपने हाथ में वो पीस लेता है और सिया की तरफ बढ़ाता है। सिया कहती हाँ 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 गगा, आपको आपके हस्बैंड को खिलाना चाहिए, देखो गगा कब से वेट कर रहे हैं। सचिन का आप खाओगे ना? लाल सचिन अपना सर हाँ में हिलाता है। विंग सचिन को पहले केक खिलाता है, फिर बाद में सिया को, और एक एक करके सबको वो अपने हाथों से केक खिलाता है और सब भी उसे अपने हाथों से दोबारा केक का पीस खिला रहे थे। सबको खिलाते खिलाते वो आखिरकार वांग जी के पास पहुंचता है। वांग जी जो साइलेंटली पूरे टाइम बस सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था, बदलते हुए फेशियल एक्सप्रेशंस को वो बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहा था विंग के। इसके अलावा उसने कुछ नहीं कहा है वहाँ पर खड़े हो रहकर। विंग उसके पास जब केक लेके पहुँचता है तो वांग जी अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। वो विंग के हाथ से केक नहीं खाना चाहता था, शायद विंग को ऐसा ही लगा। विंग कहता है मेरे हाथ में जहर नहीं लगा है, अगर तुम मेरे हाथों से केक खाओगे तो मरने ही जाओगे। वांग जी अपना सर ना हिलाते हुए बोलता है बात वो नहीं है। विंग फिर पूछ लेता है तो कौन सी बात है? अब ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें मेरे हाथों से ये केक खाने में शर्म आ रही हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बता सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जानकर मुझे खुशी ही होगी कि कोई तो है इस घर में जो मुझसे शर्माता है। वांग जी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर
वांग जी अब ज़्यादा बहस करने के मूड में नहीं था, तो वह हल्का सा केक विंग के हाथ से तोड़ता है और अपने मुंह में रख लेता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ, वांग जी ने विंग के हाथ से केक इसलिए नहीं खाया क्योंकि उन दोनों के बीच में एक गैप है। वो गैप है रिश्ते का। कुछ बाउंड्रीज़ हैं जो वांग जी क्रॉस नहीं करना चाहता है। वो अपना रिलेशनशिप सच में विंग के साथ अच्छा करना चाहता है क्योंकि विंग उसकी फैमिली का एक मेंबर है। विंग उसे अच्छा लगता है और किसी को पसंद करना कोई गुनाह नहीं है। अगर हम बाउंड्रीज़ में रहकर किसी को मन से चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। बस हमें अपनी लिमिट्स हमेशा हमेशा याद रहनी चाहिए और ये भी याद रखना चाहिए कि किस इंसान को किस हद तक हम पसंद करने का हक़ रखते हैं। वांग जी के पास विंग के हाथों से केक खाने का हक़ नहीं है क्योंकि वांग जी जानता है अगर उसने आज ऐसा किया तो वो कोई एक चीज़ अपने हाथों से छोड़ करके विंग के झोले में गिरा देगा, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए कुछ और होने से पहले ही वो कदम पीछे खींच लेना चाहता है। वांग जी कोई बच्चा नहीं है जिसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि उसके अंदर कौन सा यह तूफ़ान उठ रहा है, इसका मतलब क्या है। उसे समझ आता है। वो एक एडल्ट है। वो खुद भी विंग की ही एज का है, 30 साल का इंसान है वो। उसे भी सब कुछ पता है। उसने भी बहुत कुछ देखा है, बहुत सारे उतार चढ़ावों से वो गुज़रा है। ऐसा नहीं है कि इन पूरे सालों में उसका कोई पार्टनर नहीं रहे हैं, काफ़ी सारे रहे हैं, पर किसी के साथ भी उसे वो महसूस नहीं हुआ जो उसे अब होता है। खालीपन को भरने वाला है एहसास जो विंग के आसपास रहने से होता है। इसलिए वांग जी को बहुत अच्छे से पता है कि इस ओमेगा में पूरी ताकत है। वांग जी को अपने ज़िंदगी के सिद्धांतों से या कहो अपने कुछ बनाई गई बाउंड्रीज़ को तोड़कर आगे बढ़ाने की पूरी ताकत है। इसलिए वांग जी पहले ही पीछे हट गया है। दूसरा विंग, जिसे लगता है कि ये जो सामने वाला इंसान है ये कुछ ज़्यादा ही रूड है, इसे शायद किसी के करीब जाना पसंद नहीं है और इसमें कोई बुराई नहीं है। सब लोगों के पास अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, साथ ही उनके पास पूरी फ्रीडम है, जैसे चाहे वैसे रहने की, जिससे चाहे उससे दोस्ती करने की, जैसे चाहे वैसे बात करने की, बिना किसी को हर्ट किए। वांग जी भी वही कर रहा है। विंग फिर बस कहता है, और फिर तुम मुझे केक नहीं खिलाओगे? मेरा तो आज बर्थडे है। वांग जी हल्का सा स्माइल करते हुए विंग के हाथ से केक लेता है और विंग के फेस की तरफ बढ़ा देता है। विंग खा लेता है केक को, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन सब में। जब विंग का केक खाना हो जाता है और सारा प्रोग्राम वहाँ फिनिश नहीं होता है, सिया का एक ज़बरदस्त प्लान था। वो ये कि सारी फैमिली मिल करके घूमने जाएंगे। सब लोग घूमने क्यों ना जाएं भला? आज उनके न्यू फैमिली मेम्बर का बर्थडे है, एक बहुत स्पेशल दिन जो उसे बहुत अच्छा महसूस करा रहा है। सब लोग तैयार हो चुके थे। विंग को तो हैरानी ये थी कि उसके मॉम एंड डैड पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे। विंग पूछता है अपनी मॉम से, वेल मॉम, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप लोग प्रिपेयर होकर आए थे कि हम लोगों को पिकनिक जाना है और आप लोगों ने मुझे बताया भी नहीं? विंग की मदर बोलती है, अगर हम तुम्हें बता देते तो तुम बदमाश बच्चे कब का प्लान ड्रॉप कर देते। अभी तो तुम किसी मीटिंग पर निकल चुके होते। हमें बहुत अच्छे से पता है तुम्हारी हरकतें, इसलिए हमने तुम्हें नहीं बताया। विंग कहता है, अय्या, आप तो मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। मैडम यू हंसने लगती है। विंग कभी नहीं सुधर सकता। फिर विंग पूछता है, अरे मेरा ब्रदर और उसका पार्टनर कहाँ हैं? वो दोनों नहीं आ रहे या फिर से झगड़ने बैठ गए हैं? मैडम यू कहती हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो दोनों ज़रूर आएंगे। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया है। वो लोग हमारी उसी पिकनिक प्लेस पर जाएंगे, पिकनिक स्पॉट पर वो लोग हमें वहीं मिलेंगे। विंग खुश हो गया। विंग खुद भी अपनी पैकिंग पूरी करने के लिए कमरे में जाता है। वहाँ सिचन उसे मिलता है। वो सिचन की तरफ देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता था मेरे बर्थडे प्लान के बारे में? सिचन कहता है, पता तो था, पर तुम्हें बताया नहीं। अब ये मत पूछना कि क्यों नहीं बताया था। हम लांस हैं और लांस एक बार अगर किसी को कुछ वादा कर देते हैं तो पीछे नहीं हटते हैं। सो ऑब्वियसली मैंने तुम्हारी मॉम को कहा था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और उस किसी में सिर्फ और सिर्फ तुम आते हो। विंग कहता है, हाउ रूड, तुम्हें इतने रूड होकर बात करने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी अभी मैंने मीठा मीठा केक खिलाया है, कड़वी बातें तो मत करो। सिचन खुद बोल देता है, देखो विंग, मैं तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ, हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है और कुछ सोचने की कोशिश भी मत करना। हम दोनों इन 6 महीनों में 2 दोस्त बन के रह सकते हैं जो एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की गलतियों को ढकने में।
एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने में, लेकिन इससे ऊपर हम दोनों के बीच और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना दिल किसी और को दे चुका हूँ और मेरे पास जो चीज़ है ही नहीं वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। विंग कहता है, मैं तुमसे तुम्हारा दिल मांग भी नहीं रहा हूँ, मुझे तुम जैसे खड़ूस अखड़ू कोल्ड इंसान का दिल चाहिए भी नहीं। एंड ऑब्वियसली मैं बस खुद को खुश रखना चाहता हूँ, बस इस शादी से बहुत जल्दी फ्री हो जाना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं आज़ादों वाली ज़िंदगी जीऊँगा एकदम खुश रहकर, और मुझे कोई दोबारा शादी करने के लिए फोर्स भी नहीं करेगा। सचिन कहता है, आई होप सो, बट उस टाइम तक तुम मुझसे थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कोई अटैचमेंट बिल्कुल नहीं चाहता। विंग भी कहता है, तो क्या मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ कोई अटैचमेंट? ये तो तुम सोचना भी मत, जितना हो सकता है उतना मुझसे दूर रहना। विंग भी ऐसा बोलता है और अपने सामान को पैक करके वो नीचे आ जाता है। उन लोगों ने बस एक हल्का फुल्का सा बैग लिया था जिसमें कुछ सामान था उनका ज़रूरी। सचिन और विंग दोनों नीचे आ चुके थे, सारा परिवार वहाँ पे था, लेकिन वांग जी वो तो जैसे पिकनिक पर जाने वाला नहीं है, ऐसा ही विंग को महसूस हुआ, क्योंकि वांग जी अभी अपने बिजनेस के सूट में खड़ा था और वो शायद पिकनिक पर नहीं जाने वाला है। वांग जी से विंग पूछता है, अरे ये हमारे साथ नहीं चलेगा क्या? तभी विंग की मदर इन लॉ बोलती है, नहीं वो नहीं जाएगा, उसे पिकनिक पर जाना पसंद नहीं है, वो हमारे साथ कभी कहीं नहीं जाता है, वो ऑफिस जाएगा काम करने के लिए। विंग मुँह बनाते हुए बोलता है, ये क्या बात हुई, मैं घर का नया मेंबर हूँ, सबको मेरे साथ जाना चाहिए। अगर अब वांग जी नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। वांग जी जिसे थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन वो हार्श होते हुए बोलता है, तुम कुछ भी कहो मैं नहीं जाऊँगा। ऐसा बोलकर वांग जी सीधा जाने लगता है और विंग उसे देखने लगता है। विंग को कुछ तो हुआ था वांग जी को अपने साथ ना पाकर, पर वो कुछ समय के लिए था, कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि विंग तो विंग है। विंग अपने आप से बहुत प्यार करता है, अपने आप को खुश रखना जानता है। कभी कभी खुद को संभालने में वो भूल चूक कर देता है, कभी कभी अपनी भावनाओं को वो सहेज कर नहीं रख पाता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। इसके बाद विंग अपने बर्थडे की पिकनिक के लिए निकल जाता है। वो लोग वहाँ पर पहुँचकर बहुत मस्ती करते हैं, जहाँ पर जियांग चेंग और जियांग चेंग का बिलव्ड पार्टनर, उसकी वाइफ ही वैन किंग, वो भी आती है। वो लोग आपस में मिलकर के बहुत सारी मस्ती करते हैं, खेलते कूदते हैं और लगभग 2 दिन पार्टी करने के बाद में वापस आते हैं। वापस आकर विंग को बहुत अच्छा महसूस होता है, एकदम फ्रेश महसूस होता है। विंग जब अपने ऑफिस जाता है तो वो खुश लग रहा था। उसके कलीग भी उससे बोलते हैं, उसका सेक्रेटरी सॉन्गलैंड भी उससे आकर बोलता है कि विंग बहुत खुश लग रहा है। इन दिनों ऐसा लगता है जैसे विंग को उसकी ज़िंदगी मिल गई हो। विंग जो एकदम खुद को थोड़ा बंद करके रखता था, वो आज कुछ अलग लगने लगा है। विंग खुद समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, पर होता है ना, अगर आपको आपसे प्यार करने वाला कोई मिल जाए तो आप खुश रहने लगते हो। और यहाँ तो विंग को बहुत सारे लोग मिल गए थे, क्योंकि विंग को इस लान फैमिली में रहते हुए लगभग 2 महीने का समय गुजर चुका है। उसके बर्थडे से लेकर अब तक 2 महीने का टाइम गुजर गया है। इस बीच में वो सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है, हमेशा सिया की बकबक सुनता है, उसकी हेल्प करता है उसकी पढ़ाई में, साथ ही सचिन से भी थोड़ी बहुत नोक झोंक उसकी चलती ही रहती है। कभी सचिन उसे कड़वा बोलता है तो विंग भी उसे किसी तीखी छुरी सा बोल देता है, उसे जहर सा लगता है। वो दोनों एक दूसरे को बस ताने सुनाते रहते हैं। बस इस बीच एक चीज़ जो विंग को समझ नहीं आई है, वो है वांग जी का ज़्यादा रिजर्व्ड रहना। वांग जी एक लौता ऐसा इंसान है पूरी फैमिली में जो विंग से ज़्यादा बातें नहीं करता है, वो उससे दूर ही रहता है। आज भी यही हो रहा है। आज संडे है और विंग ने छुट्टी ली है। विंग ने ही नहीं बल्कि सचिन ने और वांग जी ने भी छुट्टी ली है। वांग जी अपनी स्टडी में है और सचिन अपने रूम में। आज वो देर तक सोना चाहता है। उसका मन है तो वो सोएगा, लेकिन विंग जाग चुका है। विंग अपना ब्रेकफास्ट भी कर चुका है। वो बस सब कुछ देख रहा है। आज घर में रहते हुए उसे एहसास हो रहा है कि सब लोग उसे कितना प्यार करते हैं, पर ये वांग जी उससे दूर क्यों रहता है। यही पता लगाने के लिए विंग के खुराफाती दिमाग में एक तूफ़ानी आइडिया आता है और उस तूफ़ानी आइडिया को अंजाम देने के लिए वो पहुंच जाता है सीधा वांग जी की स्टडी में। वहां पहुंचकर बिना नॉक किए विंग सीधे अंदर जाता है और वहां जाकर कहता है, ओ माय स्वीट ब्रदर इन लॉ, तुम मुझे बताए बिना यहाँ क्या कर रहे हो। वांग जी जिसका ध्यान अचानक से टूटता है, वो बहुत फोकस के साथ में अपने स्पेक्टिकल्स को एडजस्ट करते हुए अपने कीबोर्ड पर कुछ तो कर रहा था, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हुए।
विंग जो वांग जी के पास तुरंत पहुंच गया। और वांग जी, एक होता है ना, इंसान चाहे कितना ही कड़क कितना ही सख्त क्यों ना हो, पर अचानक से कोई चीज़ हो तो एक पल के लिए तो वो हैरान हो जाता है। तो वांग जी हैरान हो गया था। हैरान भरी एक्सप्रेशंस के साथ में वो विंग को देख रहा था। विंग जो वांग जी को देखता है, आज वो घर के कपड़ों में वांग जी को देख रहा है। हालांकि विंग को यहाँ रहते हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, फिर भी उसने वांग जी को कभी भी होम क्लॉथ्स में नहीं देखा था। हाउस क्लॉथ्स में देखते हुए विंग को अलग ही थ्रिलिंग महसूस हो रहा था। विंग बोलता है, ओ माई गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था मेरा ब्रदर इन लॉ घर के कपड़ों में भी सुंदर लगता है। मुझे तो लगता था तुम बस सूट ही पहनते हो। वेल, क्या कर रहे हो, मैं भी तो देखूं। नन ऑफ योर बिजनेस। हाउ रूड, मैं तुम्हारी फैमिली का एक मेंबर हूँ, तुम्हें मुझसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। वैसे तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जिस चीज़ को आप खुद से जितना चाहे उतना दूर करने की कोशिश करते हो ना, वो चीज़ घूम फिर कर आपके पास आती है लौट लौट कर। अगर तुम मुझे ऐसे ही इग्नोर करते रहे तो मेरा ईगो हर्ट होगा, और मैं अपना ईगो हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा। विंग ने एकदम साफ साफ उसके मन में जो कुछ चल रहा था इन दिनों वो बोल दिया, क्योंकि विंग सच में ऐसा इंसान है। अगर हम किसी चीज़ को खुद से दूर करने की कोशिश करें, किसी इंसान को बोलें कि ये मत करना, मुझसे दूर रहना, तो हमारा ध्यान उसी इंसान पर बार बार जाता है। क्योंकि जब हमसे सब लोग प्यार कर रहे हैं तो वो एक इंसान क्यों नफरत करता है। इसी हिसाब से विंग का ध्यान भी बार बार वांग जी के ऊपर आ रहा था, और वही एक चीज़ वांग जी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी विंग के लिए। एक चीज़ होती है ना, इंसान एक ऐसा प्राणी है जिसे हर एक चीज़ दे दो, सोना चांदी हीरा मोती सब कुछ ला के दे दो, अगर उसे तुमने काले रंग का पानी नहीं दिया ना जो कि एकदम बदबूदार है, तो वो यही कहेगा कि तुमने मुझे वो चीज़ नहीं दी। विंग के साथ भी वही है। हालांकि वांग जी कोई काला पानी नहीं है, वो सोने सा खरा है, पर यह तो एक कहावत है। विंग वांग जी के पास खड़े होते हुए बोलता है, तो बताओ तुम मुझे अब फिर से इग्नोर करोगे। वांग जी विंग की तरफ बस देखता है एक नज़र, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। अपनी स्क्रीन पर फिर से ध्यान लगाते हुए काम करने लगता है। विंग भी पीछे मुड़ता है और चला जाता है। जैसे ही विंग दरवाजे के बाहर जाता है, वांग जी अपनी आंखें उठाकर खाली दरवाजे की तरफ देखता है, जहाँ से उसके भाई का हस्बैंड निकल के गया है। वांग जी बस एक गहरी सांस छोड़ देता है। उसका वैसे ही बहुत बुरा हाल हो रहा है इन दिनों, वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। विंग की जो फ्रेगनेंस है वो बहुत ज़्यादा स्मूदिंग है, वांग जी को हमेशा काम फील कराती है। वो जास्मीन की जो खुशबू है ना, वो हमेशा पूरे घर में जैसे बिखरी रहती है, और इसीलिए वांग जी पूरे घर में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ स्टडी में आके बैठता है, क्योंकि स्टडी एक ऐसी जगह है जहाँ पर विंग की कोई खुशबू नहीं है। अदरवाइज़ पूरे घर में विंग की खुशबू फैली हुई है, पूरा घर विंग की खुशबू से भरा हुआ है। एक तो ये विंग का बच्चा जो अपना कॉलर भी नहीं पहनता है, जिसकी वजह से उसकी खुशबू भी चारों तरफ फैली रहती है। इसे अपनी सिक्योरिटी की कोई चिंता नहीं है, पर वांग जी को ज़रूर है। वांग जी अपनी इज्जत नीलाम होते हुए नहीं देख सकता है। विंग कर सकता है पर वांग जी नहीं कर सकता, इसलिए वांग जी हमेशा दूरी बना के रखता है विंग से। वांग जी यही सब सोच रहा था, तभी फिर से दरवाज़ा खुलता है और वही शैतान जो अभी अभी यहाँ से गया था वो फिर से वापस आ गया था। वांग जी अपने मन में कहता है, शिट, क्योंकि विंग अपने हाथ में 2 कॉफ़ी कप लेकर के आ रहा था। वांग जी के सामने एक कॉफ़ी कप रखते हुए विंग कहता है, चस, तुम मेरे साथ वाइन नहीं पी सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम कॉफ़ी तो पी ही सकते हो। आई गेस ये कॉफ़ी तुम्हें तुम्हारे काम में हेल्प करेगी। वह आज सिया घर पे नहीं है तो मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, और तुम मेरे एंटरटेनमेंट का एक साधन हो, सो मैं तुम्हें ये एज ए एंटरटेनमेंट सोर्स यूज़ करने वाला हूँ। आई होप यू विल नॉट माइंड। मुझे उम्मीद है तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। वांग जी कुछ नहीं कहता है, बस एक तक उस कॉफ़ी कप को घूरता रहता है। विंग कहता है, अगर तुम उसे घूरते रहोगे तब भी वो मीठी से कड़वी नहीं होगी, और हाँ, और ना ही वो कप टूटेगा। सो तुम्हें घूरते रहने की ज़रूरत नहीं है, उठाओ और इसे पी जाओ। आंखों से तुम इसे पी नहीं सकते, या फिर तुम्हारे पास कोई मैजिक है जिसकी वजह से तुम इसमें अपनी एक फिंगर डालोगे और इसे ऐसे ही पी जाओगे, बोलो। वांग जी को सच में ये इलॉजिकल लगता है, लेकिन ये बहुत चाइल्डिश था, साथ ही थोड़ा चाइल्डिश होने के साथ में फ़नी भी। इसलिए वांग जी के फेस पर वो हल्की सी जो एक्सप्रेशंस थे ना वो बदल गए थे। वांग जी उस कप को उठाता है और कॉफ़ी को पीने लगता है। कॉफ़ी काफ़ी ज़्यादा गर्म है, विंग उसे अभी अभी बनाकर लाया है ऐसा वांग जी को लगा। वांग जी उस कॉफ़ी को फिनिश करता है और कप वहीं रख देता है। विंग कहता है, हाउ रूड,
मैंने तुम्हें कॉफ़ी ला के दी तुम्हारे वर्क में हेल्प करने के लिए और तुमने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला। एटलीस्ट मैं ये तो डिज़र्व करता ही हूँ कि तुम अपने ब्रदर इन लॉ को एक थैंक यू बोल दो। जैसे ही वांगजी ये शब्द सुनता है ब्रदर इन लॉ, उसे अपनी बाउंड्रीज जैसे फिर से रिमाइंडर की तरह दिमाग में महसूस हो गई थी। एक घंटी सी बज गई थी कि वांगजी क्या कर रहे हो, पीछे हटो, ये जगह नहीं है आगे बढ़ने के लिए, ये जगह नहीं है और आगे चलने के लिए। ये इंसान वो नहीं है जो तुम्हारा साथी बन सके, ये इंसान वो नहीं है जिसके साथ तुम चल सको। ये तुम्हारा हमसफ़र नहीं बल्कि तुम्हारे भाई का जीवन साथी है। इससे जितना हो सकता है उतना दूर रहो क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे हाथ से छूटता जा रहा है। क्या पता किसी दिन ये सच में तुम्हारे सीने से निकल करके विंग के हाथों में जा गिरे और सब कुछ बर्बाद हो जाए, इसलिए दूर रहो इससे। वांगजी अपने ख्यालों में गुम था लेकिन विंग की चुटकी उसे बाहर निकालती है। हेलो, कहाँ खो गए? क्या मैं इतने ज़्यादा सुंदर दिख रहा हूँ कि तुम मुझे घूरते जा रहे हो और सोच रहे हो कि कैसे तुम मुझे अपना बनाओगे? शट अप, विंग कहता है। तुमने इतनी देर में कुछ तो बोला और वो भी शट अप। वेल, तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू। ऑल राइट, इतना रूडली भी नहीं, थोड़ा प्यार से बोल सकते थे, पर ऑल राइट, मैं जा रहा हूँ। हाँ, एंड ये कॉफ़ी का जो कप है ना, वो तुम खुद रख के आना, मैं कोई तुम्हारा सर्वेंट नहीं हूँ। ऐसा बोलकर विंग जो वहाँ से चला जाता है। वांगजी फिर एक रिलीफ की सांस छोड़ता है। फाइनली ये यहाँ से चला गया। हम अब नेक्स्ट सीन देखते हैं इवनिंग का, जहाँ पर विंग रूफ टॉप पर है और रूफ टॉप पर वो अपने फ़ोन पर किसी को बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हुए बातें कर रहा है। यू डैम इट, तुमने ऐसा किया क्यों, कैसे किया? तुम मेरे लिए नहीं रुक सकते थे? शिट, मतलब ये कोई बात होती है क्या? तुम बहुत बुरे इंसान हो, लिटरली। तुम मुझे भूल गए हो। जब से तुम्हारी शादी हुई है ना, तब से मैं तो तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रहा ही नहीं हूँ। मैं तुमसे मिलने नहीं आया और तुमने मुझे मिलने बुलाया भी नहीं। आई अंडरस्टैंड तुम्हारी कंडीशन वैसी नहीं है कि तुम खुद गाड़ी उठाकर मुझसे मिलने आओ, पर एटलीस्ट तुम एक मैसेज कर सकते थे। तुमने इतना बड़ा फंक्शन मेरे बिना कर लिया। तुमने अपना बेबी शावर करा लिया और मुझे बताया तक नहीं। डूड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। क्या बेस्ट फ्रेंड ऐसे होते हैं? हाँ, सच में हुसन, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है और अब मेरा दिल इतने टुकड़ों में टूटा है ना कि उसे बीनते बीनते तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, विंग, एक ही तो दिल है तेरा, कितनी बार टूटेगा? पहले ही टूट चुका है। विंग के एक्सप्रेशंस हल्के से बदल गए थे लेकिन तुरंत ही वो अपने जॉली नेचर में फिर से वापस आ गया। उसने कहा, सही कहा, पहले से टूटा हुआ था और तूने मेरे टूटे दिल पर और ज़्यादा छुरियाँ चला दी हैं। अब वो और ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया है, बिखर गया है पूरी तरीके से। अब चल जल्दी से उसे समेट और जोड़ और फिर मुझे वापस कर, वरना मैं ज़िंदा कैसे रहूँगा? दूसरी तरफ सनी हुसैन हंसते हुए बोलता है, बहुत हुआ विंग, तुम बहुत पागल है। तभी कोई और भी बोलता है, तुम्हें आज पता चला? मुझे तो पहले दिन से पता है कि तुम्हारा दोस्त एकदम पागल है। तभी विंग भी बोलता है, हे, मुझे कुछ कहा ना, मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं तुम्हारे हस्बैंड को तुम जो चाहे वो बोलो, पर मुझे बोलने का हक तुम्हें बिल्कुल नहीं है। तभी मोशन यू बोलता है, हाँ मैं समझ गया। सो माय मोटी वाइफी, क्या तुम चलोगे मेरे साथ? हाँ, तुमने मुझे मोटा कहा? मुझे लगा ही था तुम मुझे मोटा ही कहोगे क्योंकि मैं मोटा हो गया हूँ, मैं बहुत बदसूरत दिखने लगा हूँ ना। विंग को तो ऐसा लग रहा था कि क्या हो गया ये अचानक से, हुसैन अब रोने वाला है। वो रोने धोने वाला नाटक है ना फिर से शुरू होने वाला है। लेकिन शायद अब मोशन्यू को आदत हो चुकी है और एक्सपीरियंस भी, इसलिए मोशन्यू तुरंत न्यू हुसैन के दोनों गालों को पकड़ता है और बोलता है, बेबी, मैं बोल रहा था कि तुम मोटे हो गए हो और बहुत ज़्यादा गोलू मोलू हो गए हो, लेकिन अगली नहीं हुए हो, और भी ज़्यादा क्यूट हो गए हो। मेरा तो मन करता है कि मैं बस दिन भर रात भर तुम्हारे पास बैठा रहूं, तुम्हें बस यूं ही निहारता रहूं, देखता रहूं, ताकता रहूं और तुम्हें अपनी आंखों से ही मैं अपने अंदर संभालूं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच बोल रहा हूँ बेबी, मेरी बात सुनो। स्वीटहार्ट, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और जब से तुम इतने ज़्यादा क्यूट लगने लगे हो ना, मेरा खुद पर काबू करना मुश्किल हो गया है। विंग इधर से चिल्लाते हुए बोलता है, तुम लोगों की रोमांटिक बातों में मैं क्यों बीच में फंस जाता हूँ? आई एम सॉरी गाइस, मैं जा रहा हूँ, बाय।
ऐसा बोलकर विंग फ़ोन काट देता है क्योंकि उसे सच में दो मियाँ बीवी के बीच में कबाब में हड्डी बनने का कोई भी शौक नहीं है। ऑब्वियसली वो अपने दोस्त के लिए बहुत खुश है, लेकिन उसकी पर्सनल ज़िंदगी को सुनने में विंग को कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई मन नहीं है। विंग अपना फ़ोन रखता है और सीधे पीछे मुड़ता है। पीछे जिस इंसान को वो देखता है, उसे देखने के बाद विंग बस चुपचाप खड़ा था 2 सेकंड के लिए। उसके बाद फिर से विंग के दिमाग में कुछ बकवास आता है और वो बकवास ही करता है। ओह माय गॉड, क्या तुम मुझे इतनी देर तक यहाँ पर खड़े होकर सुन रहे थे? जानना चाहते हो मैं किस अल्फा से बात कर रहा था? तुम्हारे भाई को चीट कर रहा हूँ। वहाँ पर वांग जी खड़ा था। वांग जी विंग के करीब से निकलते हुए वहीं साइड में जाके खड़ा हो जाता है। विंग पूछता है, क्या हुआ? पूछना नहीं चाहोगे मैं किससे बात कर रहा था? ये मेरा काम नहीं है। ये तुम्हारा काम नहीं है तो किसका काम है? अब एक बार सोच के देखो, अगर मैं तुम्हारे भाई को सच में धोखा दे रहा होऊंगा तो तुम्हारे भाई का क्या होगा? उसे कोई ओमेगा मिलेगा नहीं फिर। वांग जी कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन उसे ये सुनकर बुरा लगा। इसलिए भी बुरा लगा क्योंकि विंग उसके भाई को चीट कर रहा है, और ज़्यादा बुरा इसलिए लगा कि विंग सच में किसी और से प्यार करता है या किसी और को पसंद करता है। क्या विंग का कैरेक्टर ऐसा हो सकता है? विंग के कैरेक्टर के बारे में सोचकर वांग जी को ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि विंग ऐसा वैसा कोई भी काम करे जो उसकी पर्सनालिटी पर एक भी दाग लगाए। वांग जी ये सब कुछ सोच भी नहीं पा रहा है। तभी उसे विंग की हंसी सुनाई देती है। वह हंसते हुए बोलता है, तुमने क्या मेरी बातों पर विश्वास कर लिया है? वो मेरा दोस्त है। नहीं हुसन, मेरी शादी में भी आया था। वो गोलू मोलू सा तुमने देखा था, प्रेग्नेंट। उसने अपना बेबी शावर करा लिया है और मुझे बताया भी नहीं। उसे मुझे बताना चाहिए था। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हम किसी को अपना सच्चा दोस्त मानते हैं तो हमें अपनी खुशियों में उसे शामिल करना चाहिए और अपने दुखों को उसके साथ बांटना चाहिए। वांग जी कहता है, कभी कभी किसी की ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए, सही से उसे जीने देने के लिए अपनी खुशी और गम से उसे दूर रखना ज़रूरी हो जाता है। वांग जी की इतनी सारी बातें विंग ने आज पहली बार सुनी है। विंग कहता है, तो तुम बोलते भी हो, वो भी इतना सारा? हाँ वेल, तुम सही कह रहे हो। शायद उसने मुझे इसलिए नहीं बताया क्योंकि उसे लगा होगा उसकी खुशियों में मैं शामिल होऊंगा और अपने परिवार को भूल जाऊंगा। वेल, वो तो बेवकूफ़ है, उसे बताना चाहिए था, मैं तो खुश ही होता। खैर, तुमने मुझसे बातें की, मुझे अच्छा लगा। ऐसे ही बातें करोगे तो मुझे अच्छा ही लगता रहेगा और मुझे इस घर में समय काटना मुश्किल नहीं लगेगा, वरना तो मैं इस घर में बोर होता रहूँगा। इसलिए ऐसे ही लगे रहना। अभी चलते हैं डिनर करने के लिए। वांग जी अपना सर हाँ में हिलाता है, पर वहाँ से नहीं हिलता और ना ही विंग कहीं जाता है। वो दोनों वहाँ खामोशी में खड़े हुए थे एक साथ। विंग जब ये खामोशी अपने आसपास महसूस करता है ना, जो उसे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करा रही है जैसे कि उसे घुटन होनी चाहिए। नहीं, ये खामोशी काफ़ी अच्छी थी, स्मूदिंग थी। ये खामोशी उसे एक और सन्नाटे की ओर जैसे बढ़ाए जा रही थी, वो सन्नाटा जो उसके दिल में बैठा हुआ है। विंग अपने आप से अचानक कहता है, क्या कर रहा है विंग? तू कोई गलती मत कर। फिर से वही गलती दोहराना बेवकूफ़ी होगी। नहीं नहीं नहीं, अच्छा कैसे लगता था कि किसी के साथ ऐसे चुपचाप खड़े होना? पर इसमें बुराई क्या है? अगर कोई अच्छा लगता भी है तो लगने दो। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उससे प्यार करने लगे हैं। किसी से प्यार करने में और कोई हमें अच्छा लगे, इसमें बहुत अंतर होता है विंग। हाँ, वांग जी अच्छे नेचर का इंसान है, साफ दिल का है, थोड़ा कोल्ड है, पर हाँ दिल का बुरा नहीं है। तो तू समझ सकता है, तुझे ऐसा कुछ महसूस होना लाजमी है क्योंकि तू हीरे की परख करना जानता है। जितने भी अच्छे लोग होते हैं तुझे हमेशा अच्छे ही लगते हैं, तू तो बुरे लोगों में भी अच्छा ही ढूंढता है। फिर ये तो वांग जी है जो कि एकदम परफेक्ट है, सिवाय इसके कोल्डनेस के। इसके कोल्ड ओरा के अलावा इसके पास कोई भी बुरी चीज़ नहीं है। तो इसका अच्छा लगना तो लाजमी है ना। हाँ, प्यार नहीं है ये, बस अच्छा लगता है। अच्छा लगना कोई बुराई नहीं है। वांग जी विंग को देखता है जो एक टक सामने की तरफ देखते हुए कुछ सोचे जा रहा है। वांग जी अपना गला साफ करता है। विंग एकदम होश में आ जाता है और कहता है, हाँ तुमने कुछ कहा? वांग जी अपना सर ना में हिलाता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के सीधे अंदर की तरफ चलने लगता है। उसे नीचे जाना है डिनर करने के लिए। विंग भी आता है और कहता है, ओह ब्रदर इन लॉ रुको ना, मैं भी आ रहा हूँ। वांग जी को ये शब्द अब थोड़ा थोड़ा चुभने लगा है। ब्रदर इन लॉ,
आखिर वो क्यों है विंग का ब्रदर इन लॉ? विंग एक ऐसा इंसान है जो वांग जी को इतने सालों बाद अच्छा लगा है, एक ऐसा शख्स जो उसके दिल में हल्का हल्का सा उतरने लगा है। वांग जी ने तो जैसे सोच लिया था कि उसे अब कोई और पसंद आएगा ही नहीं, लेकिन अब आने लगा है। उसके ज़ख्मों पर मलहम की तरह विंग काम करने लगा है। लेकिन विंग उसका ब्रदर इन लॉ है, ऐसा क्यों है? हमेशा गॉड उसके साथ इतना बुरा क्यों करता है? वांग जी को आज तक समझ नहीं आया। लेकिन जो भी है, एटलीस्ट विंग उसका ब्रदर इन लॉ है, इस हिसाब से विंग उसके साथ तो रहता है और उसे इरिटेट करता रहता है, हमेशा परेशान करता रहता है, साथ ही उसके ज़ख्मों पर मलहम लगाने का काम करता है। विंग जो वांग जी के पीछे पीछे नीचे आ चुका था, वो दोनों साथ में नीचे आए थे और सारी फैमिली मेम्बर्स उन्हें देख रहे थे। सचेन ने भी ये दोनों को साथ में आते हुए देखा। सचेन जिसके दिमाग में कुछ तो आया, जो उसने वहाँ डाइनिंग टेबल पर तो किसी से नहीं कहा, लेकिन जब वो डिनर करके अपने कमरे में जाता है तो वो विंग को पकड़ के वहीं खींच लेता है और दीवार पर पिन करते हुए कहता है, डोंट यू डेयर जियांग वुशियान, एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, वो ये कि मेरा भाई तुम में इंटरेस्टेड नहीं हो सकता। विंग जो सचेन को पीछे तरफ धक्का देता है और अब उन्हें अपने हाथों के बीच फंसाते हुए बोलता है, डोंट यू डियर लान सचेन, तुम मुझे कमज़ोर समझने की गलती बिल्कुल मत करना। और रही बात तुम्हारे भाई के मुझ में इंटरेस्टेड होने की, तो उसका तो पता नहीं, लेकिन मेरा टेस्ट इतना बेकार बिल्कुल नहीं है। ऐसा बोलकर विंग पीछे की तरफ हट जाता है और अपना बेड बनाने लगता है, क्योंकि अब उसे सोना है। सचेन को ये सुनकर राहत मिली थी। सचेन अपने आप से कहता है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। असल में सचेन ने जब विंग और वांग जी को एक साथ नीचे उतरते हुए देखा, साथ ही उसने वांग जी के फेस के वो फेशियल एक्सप्रेशंस को पढ़ लिया था जिन पे सुकून का एहसास था। विंग के फेस पर एक जॉली नेचर था, एक स्माइल थी, जैसे कि उसे बहुत अच्छा लगा हो वांग जी को टीज करके। सचेन को ये बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो एक चीज़ जानता है, उसके भाई को वो हर्ट होता हुआ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, और उसकी फेक मैरिज है। वांग जी कितना सेंसिबल इंसान है सचेन बहुत अच्छे से जानता है। अगर वांग जी विंग को पसंद करने भी लगा, तब भी वो कभी भी विंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आखिर सचेन और विंग का डाइवोर्स हो जाएगा तब भी नहीं करेगा, क्योंकि तब भी विंग वांग जी की नज़रों में उसका ब्रदर इन लॉ ही होगा। इसलिए सचेन कभी भी ऐसा कुछ नहीं चाहता है जिससे कुछ भी गड़बड़ हो। उसकी फैमिली बहुत खुश है, वो पहले ही एक दुख उन सब पर डालने वाला है, उसके और विंग के डाइवोर्स का। विंग जो सभी फैमिली में इतने अच्छे से घुल मिल गया है, जिसे देखकर सचेन को बहुत बहुत घुटन महसूस होने लगी है, क्योंकि ये झूठ का रिश्ता है, बेबुनियाद रिश्ता है। पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब आगे चलकर उन्हें बहुत दुख होगा। सचेन इस बात को बहुत अच्छे से जानता है। अब उसे विंग से बात करनी होगी, इसलिए सचेन विंग के पास फिर से जाता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग कहता है, बोलो, मैं कानों से सुनता हूँ, हाथों से या आँखों से नहीं। तो मैं मेरा काम कर रहा हूँ, तुम बोलो। पूरे फोकस के साथ मेरी बात सुनो विभूषण, बैठो। विंग वहीं बैठ जाता है और कहता है, अब कौन सा काम किया है तुमने या कोई सा कांड किया है जिसको मुझे कवर अप करना होगा? बोलो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा किया है, मैं उसको सफाई दूँ कि मैं तुम्हारा वाइफ ही नहीं हूँ? सचेन कहता है, नो थैंक्स, मैं अपने पर्सनल मैटर्स को खुद सॉल्व कर सकता हूँ, मुझे इसमें किसी बाहर वाले की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है, ऑफ कोर्स, और तुम किसी बाहर वाले को अपने कमरे में एक साथ ज़रूर रख सकते हो। और तुम्हारा कैसा बॉयफ्रेंड है जिसे ये शक भी नहीं होता है कि कोई और ओमेगा तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में तुमसे शादी करने के बाद सो रहा है? उसे यकीन है कि हम दोनों के बीच कुछ नहीं होता होगा? सचेन कहता है, एब्सोल्युटली, कुछ लोग अपना सब कुछ किसी इंसान को दे देते हैं, उसमें विश्वास की भी गिनती की जाती है, और भरोसा किसी भी रिश्ते की बुनियादी नींव होती है, जो मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बीच में बहुत ज़्यादा है। सो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बस इतना सुनो जितना मैं कह रहा हूँ, मेरी फैमिली से दूर रहो, जितना हो सकता है उतना। उनसे रूडली बात करो, गुस्सा करो, चीखो, चिल्लाओ, सामान तोड़ो, या फिर घर छोड़कर कुछ दिनों के लिए निकल जाओ। जो भी कर सकते हो करो। अगर तुमसे हो सके तो किसी पर हाथ भी उठा देना, लेकिन तुम्हें इन आने वाले 5 महीनों में सबके सामने एक बुरा इंसान बनना होगा, ताकि हमारे डाइवोर्स लेने में आसानी हो। विंग अब सब कुछ छोड़कर सचेन को देखने लगता है और कहता है, ओ रेडी, अगर मैं ऐसा करूँ तो तुम क्या करोगे?
तुम मेरी फैमिली की नज़रों में एक आइडल हस्बैंड बन के रहो, ताकि मेरी फैमिली मुझे आके डांटे। तुम्हें क्या लगता है वो लोग मुझे नहीं जानते कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ और मैं ये सब करूँ? तुम्हें लगता है मैं इतने अच्छे लोगों का दिल दुखा सकता हूँ? तुम्हारी मॉम कितना प्यार करने लगी है मुझसे, मैं उनसे कैसे गलत तरीके से बात कर सकता हूँ? तुम्हें करना पड़ेगा विभूषण। अगर तुमने नहीं किया तो तुम सोच लेना, हम दोनों को कभी डाइवोर्स नहीं लेने देंगे हमारी फैमिली। विंग अब चुपचाप हो जाता है। उसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं। वो तो अपनी ज़िंदगी में जैसे रम गया था, सारी चीज़ों को उसने एक्सेप्ट कर लिया था। इस बारे में तो विंग ने सोचा ही नहीं। सुचैन जो वहाँ से जा चुका था अपनी जगह पर, और वहाँ जा करके वो लेट चुका था, अपनी आंखें बंद कर चुका था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। विंग की नींद भी उड़ चुकी थी, क्योंकि जो कुछ अभी उसने सुना है ना सुचैन के मुंह से, उसे सुनने के बाद तो विंग को जैसे झटका लगा है। वो रियलिटी में जैसे खींच कर वापस लाया गया है। होता है ना, कोई बहुत मीठा सा सपना विंग देख रहा था और अभी उसे वास्तविकता का चांटा खींच के पड़ा है, जो बहुत ज़्यादा कड़वा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है। विंग जिसकी आंखों में हल्की सी आंसू की परत आ गई थी। विंग किसी के सामने अपने आंसू नहीं दिखाता है, वो सुचैन की तरफ देखता है, लेकिन सुचैन जिसकी आंखें बंद हैं, विंग वहाँ से उठता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है। अपने आप को अंदर लॉक करने के बाद वो खुद को जकड़ के वहीं बैठ जाता है और वहीं अपने आंसुओं को बहने देता है, अपने इमोशंस को बाहर निकलने देता है और खुद से कहता है, ये दिन तो आना ही था ना, ये सब तो मैंने ही प्लान किया था। मैं आखिर इतना अटैच्ड कैसे हो सकता हूँ किसी से? मैंने तो कहा था ना मैं खुद को बाउंड्रीज में बांध के रखूँगा, पर हर बार मैं क्यों भूल जाता हूँ? अब ये फैमिली, इसे भी मुझे पेन देना होगा। सब दुखी हो जाएंगे। मैं मॉम से क्या कहूँगा? मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो उस समय बस करंटली सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम बस मुझे ये लगा कि बस मुझे शादी से बचना है कैसे भी करके, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर अब तो सब कुछ बिगड़ गया है। दो फैमिलीज़ पूरी तरीके से तबाह हो जाएंगी एक फ़ैसले की वजह से। मैं क्या करूं? पर बुरा तो बनना पड़ेगा। सिया की नज़रों में, मॉम की नज़रों में, डैड की नज़रों में। वांगजी, क्या मैं वांगजी की नज़रों में गलत बन पाऊंगा? क्या मैं उससे रूडली बात कर पाऊंगा? हाँ, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ। विंग, तू बहुत बड़ी मुश्किलों से फाइट करके बाहर आया है। तू फाइटर है, लूज़र नहीं है। इस मुसीबत से भी तू बहुत अच्छे तरीके से और स्मूथली बाहर आ जाएगा। कोई मीडियम रास्ता ज़रूर निकलेगा। फ़िलहाल के लिए बस आराम करने की ज़रूरत है। दिमाग को और बॉडी को दोनों को रेस्ट चाहिए। खुद की बॉडी को और माइंड को रेस्ट दे, इसके बाद इसका सोल्यूशन ढूंढ लेंगे। विंग खुद को समझाता है, अपने फेस को वॉश करता है और फिर रूम से बाहर आ जाता है। आकर के वो बेड पे लेट तो जाता है, पर उसे नींद बिल्कुल नहीं आती है। पूरी रात ऐसे ही जागते हुए बिता देता है। मॉर्निंग में जब सुबह जल्दी उठ करके विंग तैयार हो जाता है। जब वो नीचे आता है तो मैडम लान विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाने वाली थी। विंग उनके पास से निकलते हुए चला जा रहा था। मैडम लान पीछे से बोलती हैं, विंग मेरी बात तो सुनो विंग। विंग पीछे से रुकता है लेकिन पलटता नहीं है। मैडम लान कहती हैं, कहाँ जा रहे हो बेबी? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। बताओ क्या खाओगे? कुछ नहीं खाऊंगा। क्या हुआ? तुम कुछ सैड लग रहे हो। लगता है सचिन से लड़ाई हुई है। हस्बैंड वाइफ में तो ये सब होता रहता है, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। विंग अब पीछे मुड़ता है, अपने आप को सख्त करते हुए बोलता है, नो थैंक्स यंग लेडी, मुझे आपके हाथ से कुछ नहीं खाना है और ना ही मेरे आपके बेटे से कोई लड़ाई हुई है। मुझे वो इंसान ही नहीं पसंद है और ना ही आपका पूरा फैमिली पसंद है। तो जितना हो सकता है मुझसे दूर रहने की कोशिश कीजिएगा। वैसे भी आपको तो मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने में पेन होता होगा। मुझे याद है वो पहला दिन जब मैं इस घर में नया आया था और आपने मुझे बिना ब्रेकफास्ट के ही अपने ऑफिस काम करने के लिए भेज दिया था। मुझे अच्छे से याद है। सब लोग कितना ज़्यादा पर्दा डाल सकते हो अपने असली चेहरे पे, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। अब आपको प्रिटेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड बाय। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है। विंग की आंखों में वो नमी थी, रिग्रेट भी था। जो वो अभी कर आया है उसे करने के बाद विंग के दिल में पेन हो रहा है। विंग ऑब्वियसली एक ऐसा इंसान है जो हर किसी के इमोशंस को, फीलिंग्स को एक्नॉलेज करता है, उनकी रिस्पेक्ट करता है। पहली बार उसने
खुद से इनिशिएटिव लेकर बिना किसी गलती के सामने वाले इंसान को बहुत चोट पहुंचाई है अपने शब्दों से, अपने एक्शन से, जो विंग को अंदर तक झंझोड़ने के लिए काफ़ी था। दूसरी तरफ मिसेस लान जो वहीं पर खड़ी हुई थी, वो जैसे जम गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि विंग का इतना बदला हुआ रूप क्यों हो गया है। सचैन ने पक्का विंग से लड़ाई की है, लेकिन वो हस्बैंड एंड वाइफ की लड़ाई के बीच में बोलने की हैसियत नहीं रखती हैं। उनका कोई हक नहीं बनता है। बस वो अपनी तरफ से विंग को खुश करने की कोशिश करेंगी, इसलिए वो अपने आंखों में आ रहे आंसुओं को रोक लेती हैं और खुद से कहती हैं, ये तो होता रहता है, फैमिली हम। विंग ने बस गुस्से में कहा है, मैं उसके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाऊंगी और लेके जाऊंगी, पक्का वो ठीक हो जाएगा। वैसे भी उस दिन मेरी ही गलती थी, मजाक करते करते मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिया। उसे सच में बिना ब्रेकफास्ट के भेजकर मैंने गलत किया था। आज ऑफिस में जाकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी ना, खुश हो जाएगा। ऐसा बोलकर मिसेस लान जो खुद ही विंग के लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए चली जाती हैं। दूसरा वांग जी जो सुबह जाग चुका था और उसने ये सारा नज़ारा देखा है, उसे हैरानी हुई है कि ऐसा क्यों हुआ। विंग तो ऐसा इंसान नहीं है। जितना उसने ऑब्जर्व किया है, विंग एक ऐसा इंसान है जो हर किसी की फीलिंग्स की हद से ज़्यादा केयर करता है। कोई हर्ट ना हो इस बात का वो बहुत ध्यान रखता है। वांग जी से वो कभी कभी कड़वे बातें कर लेता है उल्टी पुल्टी तरीके से, लेकिन उसे हर्ट करने के इरादे से नहीं, बस यूं ही मस्ती करने के इरादे से, टीज़ करने के इरादे से। पर वांग जी को कभी भी शब्दों के ज़रिए नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता है, लेकिन जो आज उसने देखा है अपनी आंखों से, वो हैरान कर देने वाला है। वांग जी लेकिन कुछ कहता नहीं है। उसे लगता है कि उसके भाई और विंग के बीच में कोई नोकझोंक हुई होगी, जिसका असर यहाँ सुबह विंग ने उसकी मॉम पर उतार दिया। हालांकि ये बात गलत है, किसी और का गुस्सा किसी और पर उतारना बेशक बहुत गलत बात है। पर वांग जी समझता है विंग एक समझदार इंसान है और जल्द ही वो उसकी मॉम से माफ़ी मांगेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। अब हम देखते हैं ऑफिस का सीन, जहाँ पर मिसेस लान अपना ब्रेकफास्ट का बॉक्स लेकर आई हैं, लेकिन उन्हें 1 घंटा वेटिंग में बिठाने के बाद भी विंग ने उनका लंच बॉक्स एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि वो मीटिंग करता रहा। ऐसा नहीं है कि अगर विंग 2 मिनट 5 मिनट के लिए जाकर मिसेस लान से वो डब्बा ले लेगा तो उसकी कोई मीटिंग छूट जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन वो अपने आप को इतना ज़्यादा बिजी रखे हुए है आज के शेड्यूल में कि उसे सच में टाइम नहीं मिल रहा है। इस चक्कर में उसे 2 बार ये बात बताई गई कि मिसेस लान वेट कर रही हैं, पर वो हर बार मीटिंग छोड़कर नहीं आ पाया। मिसेस लान जिन्हें लगा कि सच में विंग कुछ ज़्यादा ही गुस्सा है, तो वो वहाँ से निराश होकर निकल आई थी। मिसेस लान को जब वापस आते हुए सब लोग पाते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आया था विंग के ऊपर कि ये सही नहीं है। मिस्टर लान मिसेस लान की तरफ देखते हुए बोलते हैं, ये बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। आखिर तुम भी तो एक माँ हो, उसे समझ क्यों नहीं आता है? हम उसकी फैमिली हैं। और रही बात उसकी लड़ाई सचिन से हुई है, हमसे तो नहीं, तो उसका गुस्से का शिकार सचिन को होना चाहिए, हम सबको तो नहीं होना चाहिए। आने दो उसे, आज मैं उससे बात ज़रूर करूँगा। मिसेस लान अपने हस्बैंड को समझाते हुए बोलती हैं, वो थोड़ा परेशान होगा, आप ऐसे बात मत कीजिए, इससे बात और बिगड़ जाएगी, मुझे प्यार से हैंडल करने दीजिए। पर मिस्टर लान के सर पे तो भूत सवार हो गया था, गुस्सा आ गया था उन्हें। वो कुछ भी सहन कर सकते हैं, पर जो लड़का 1 या 1.5 महीने पहले उनकी फैमिली में आया है, वो उनकी वाइफ की इतनी बुरी तरीके से इंसल्ट करके जाए, उन्हें बर्दाश्त नहीं है। सुबह क्या हुआ इसके बारे में उन्हें नहीं पता है, पर इतना पता है कि विंग की थोड़ी बहुत नोक-झोंक हुई थी मिसेस लान के साथ में, क्योंकि मिसेस लान ने बताया था कि विंग थोड़ा गुस्से में है और वो बिना ब्रेकफास्ट किए चला गया है, इसलिए मिसेस लान उसे ब्रेकफास्ट देने जाएंगी, लेकिन वो अपना लंच बॉक्स वापस लेकर आई हैं। इसका मतलब विंग ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया और उनसे मिलने से भी इनकार कर दिया होगा, या फिर उन्हें ऑफिस में कुछ सुनाया होगा जो उन्हें बर्दाश्त नहीं है। कोई भी अल्फ़ा अपने ओमेगा के लिए कोई भी गलत चीज़ बर्दाश्त कर ही नहीं सकता। इवनिंग में जब विंग वापस आता है, लगभग उसे रात के 10 बज गए थे। हालांकि वो 12 बजे से पहले वापस आना नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं उसे क्या हुआ, उसका सर दर्द होने लगा, तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, तो वो वहाँ से निकल करके घर वापस आ गया। घर आते ही उसको दरवाजे पर अच्छे से वेलकम किया जाता है, क्योंकि मिस्टर लान ने खुद वहाँ आकर दरवाज़ा खोला था। जब विंग अंदर आता है तो सबको देखता है, सब लोग वहाँ पर जैसे विंग का ही वेट कर रहे थे। विंग को समझ आ गया था कि सुबह जो उसने कारनामा किया है उसकी वजह से घर में कलेश होने वाला है। सचिन जो खुद भी अपने ऑफिस से अभी अभी आया था, वो सबको देख रहा है कि हुआ क्या है यहाँ। उसे तो पता ही नहीं है कि विंग ने क्या काम कर दिया है।
विंग के ऊपर सचिन के शब्दों का बहुत गहरा असर पड़ा है और उनको विंग ने इतनी जल्दी एक्शन में भी ले लिया है। मिस्टर लान विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हारी सचिन से लड़ाई हुई है? विंग कहता है, हुई भी हो तो आपको क्या है? मिस्टर लान को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वो अपने आप को शांत करते हुए बोलते हैं, देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, अगर तुम्हारी सचिन से लड़ाई हुई भी है तब भी तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है कि मेरी बीवी के साथ तुम कोई भी बदसलूकी करो। विंग कहता है, एंग्री ओल्ड मैन, मैंने बिल्कुल नहीं कहा था इस ओल्ड लेडी से कि मेरे ऑफिस आए, वो भी अपना वो सड़ा भूसा सा खाना लेकर, और मैंने इससे बिल्कुल नहीं कहा था कि सुबह मुझे पीछे से जाते हुए टोके। ये इसकी गलती है। अगर ये बुढ़िया मुझे तब ना टोकती और कुछ ना कहती तो अभी सब कुछ ठीक रहता, पर ये इसकी गलती है, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तभी सिया अचानक से बोलती है, अपनी आंखों में आंसू भरे हुए, गग्गा, आपको क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हो? शट अप, तुम जितना हो सकता है उतना चुप रहना। तुम बहुत ज़्यादा चटर पटर करती हो, मुझे इतनी बकवास बातें सुनने का बिल्कुल शौक नहीं है। सो प्लीज़ स्टे अवे, दूर रहो मुझसे। और आपको क्या लगता है मैं आपकी इस फैमिली को बहुत खुशी खुशी झेल रहा हूँ? यू नो, आई वॉज प्रिटेंडिंग, मैं बस दिखावा कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि तुम लोग कितना ज़्यादा मुझसे प्यार कर सकते हो। और देखो मेरा मजाक मेरे मजाक में तुम सब लोग आ गए, तुम सबको लगा कि मैं एक बहुत अच्छा इंसान हूँ और तुम सब लोग मेरे प्यार के झांसे में फंस भी गए। बट मैं बताऊँ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ। मैं एक ऐसा उम्मीका हूँ जिसे बाहर लेट नाइट रुकना, पार्टीज़ करना, शराब पीना, सिगरेट स्मोक करना एंड काफ़ी सारे अल्फाज के साथ में रोमांटिक नाइट स्पेंड करना, इसके अलावा उन अल्फाज के साथ में नोटिंग। विंग ने और कुछ बोल ही नहीं पाया, उससे पहले ही उसके गालों पर एक चांटा पड़ चुका था। सच में ये विंग के लिए बहुत शॉकिंग था। उसके टीन एज से निकलने के बाद से अब तक, मतलब जब से वो 18 साल का हुआ था, या कहो 16 साल का, 15 साल का हुआ था, तब से उसे कभी भी किसी ने नहीं मारा है। ये पहला चांटा है उसकी ज़िंदगी का जो उसे मिला है। विंग का पूरा चेहरा टेढ़ा हो चुका था। मिसेस लान विंग के पास आ गई थी, कहा, और ये कहते हुए, बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं ना? गगा आप ठीक तो है ना? मिस्टर लान खुद शॉक में थे और सचिन जो बस वापस वहीं आया था और उसने वांग जी को पीछे खींचा था। अब ये वांग जी था जिसने ये चांटा मारा था। हालांकि उसका कोई हक नहीं बनता है, उसके अंदर वो बाउंड्रीज वाली बात जैसे कहीं गायब हो गई थी। उसे बस उतना लगा कि विंग ने कैसे बोला कि वो उसके भाई के अलावा किसी और अल्फा के पास जा भी सकता है। विंग अपने गाल पर हाथ रखे हुए अपने फेस को ऊपर उठाता है। अपनी आंसू भरी आंखों से वो वांग जी की तरफ देख रहा था। विंग कितना ही स्ट्रांग दिखाने की कोशिश क्यों ना करे खुद को, पर वो एक उम्मीका है, उसकी बॉडी कमज़ोर है और वांग जी ने बहुत ताकत के साथ थप्पड़ मारा था। विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड भी आ रहा था। विंग हैरान भरी आंखों से वांग जी को देखता है। इतना ज़्यादा कोल्ड नेचर और इतना ज़्यादा रूड, या कहो इतना गुस्सैल वांग जी को उसने पहली बार देखा है। विंग को बहुत गुस्सा आती है। एक तो वो ये सब कुछ करना नहीं चाहता है, वो उसकी मर्ज़ी के बिना काम कर रहा है, जो उसके दिल में नहीं है वो अपने दिल की नहीं सुन करके उल्टा काम कर रहा है, अपने दिमाग की सुन रहा है। और ऊपर से वो ये सारा तमाशा देख रहा है, लोगों को हर्ट कर रहा है, और अब उसे मार भी पड़ी है, वो भी बिना गलती के। विंग वांग जी की तरफ बढ़ता है, सचिन को दूर धक्का देते हुए वांग जी की तरफ देखते हुए वो कहता है, हाउ डियर यू लान वांग जी। ऐसा बोलकर एक और थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में गूंज जाती है। ये थप्पड़ विंग ने मारा था वांग जी को अपनी पूरी ताकत से, इतनी ताकत से कि विंग को अपने खुद की हथेली में पेन हो रहा था, लेकिन वांग जी को बुरी तरीके से थप्पड़ पड़ा था। सचिन विंग के पास आता है, बोलता है, विंग। विंग कहता है, हु द हेल इज ही टू स्लैप मी? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरे मॉम डैड ने मुझ पर अब तक हाथ नहीं उठाया। हु द हेल इज ही? किस हक से इसने मुझे थप्पड़ मारा और किस लिए मारा? पूछो इससे, तुम पूछो अपने भाई से।
सचैन विंग को वहाँ से खींचकर अपने रूम में ले जाने की कोशिश करता है और कहता है हम अंदर चल के बात करते हैं। रिलैक्स रिलैक्स, तुमने उसे थप्पड़ मारा, उसने तुम्हें थप्पड़ मारा, बराबर हुई बात। नो सचैन, बराबर नहीं होती है बात। बात तो अब शुरू हुई है। आप सब लोग मिलकर मुझे टॉर्चर कर रहे हो, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, और मैं बस बैठकर ये सब कुछ सहता रहा हूँ। वाओ। और तुम दूर रहो, हाथ मत लगाना मुझसे, जितना हो सकता है उतना दूर रहो सचैन। मुझे एक अलग रूम चाहिए इस घर में, मेरे खुद के लिए। अगर चाहते हो सब लोग कि इस घर में शांति बनी रहे, आई वॉन्ट माई पर्सनल स्पेस। जो मेरे पास पहले था, मुझे अब वो चाहिए। शादी के बाद क्यों सब कुछ मुझे ही करना पड़ रहा है? क्यों मैं ही सब कुछ सेक्रीफाइस करूं? मिसेस लान बोलती हैं, बेटा तुम शांति से बात करते हैं, हम बैठ कर बातें करते हैं, तुम थोड़ा शांत तो हो जाओ। मिस्टर लान कहते हैं, कौन सा सेक्रीफाइस किया तुमने? बताओ। तुमसे हमने तुम्हारी जॉब छोड़ने के लिए कहा, तुम्हारा बिजनेस तुम बहुत अच्छे से रन कर रहे हो, हमने एक शब्द नहीं कहा। तुम जब चाहे तब सोकर उठते हो, जब चाहे तब निकल जाते हो, घर का कोई काम नहीं करते हो। किसी से मैंने नहीं कहा कि तुमसे कुछ भी काम करवाए। क्या ओमेगा को बस काम करा के ही टॉर्चर किया जा सकता है? क्या मेंटली टॉर्चर नहीं किया जा सकता? मैं मेंटली टॉर्चर हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा हुआ हूँ। आपके इस घर में मुझे बहुत दुख हुआ है, बहुत पेन मिला है। मुझे मेरा पर्सनल रूम चाहिए, मतलब चाहिए। ये लड़ाई तभी ख़त्म होगी। अगर नहीं मिला तो क्या कर लोगे तुम? मिस्टर लान पूछ लेते हैं। विंग कहता है वो इस घर को छोड़कर चला जाएगा। मिस्टर लान विंग को घर छोड़ कर के जाने के लिए कहने ही वाले थे, पर मिसेस लान ने उन्हें संभाल लिया। वो मिस्टर लान को लेकर के सीधे अपने रूम में चली जाती हैं। ये मामला बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। सचैन विंग का हाथ पकड़ के खींचता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। चुप रहो बिल्कुल, मेरे साथ चलो। सचैन विंग को खींचकर अपने रूम में ले जाता है, दरवाज़ा बंद करता है और विंग जो बेड पर बैठ जाता है। उसे बहुत रोना आ रहा है। उसे अपनी मॉम की ज़रूरत है, उसे अपनी मॉम चाहिए अभी। वो चाहता है कि कोई एक ऐसा इंसान हो उसकी ज़िंदगी में जिसके गले लगकर अब वो पूरी तरीके से बिखर जाए, टूट जाए, और उसे बताए कि वो ये सब कुछ क्या कर रहा है, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग होने की भी एक लिमिट होती है, और विंग की लिमिट ख़त्म होती जा रही है। उसका सब्र जैसे टूटता जा रहा है। उसे भी ज़रूरत है किसी दोस्त की, किसी अपने की। सचैन विंग के पास आके बोलता है, व्हाट वाज दैट? ये सब क्या था? विंग कहता है, जो तुम चाहते थे वही तो था। तुमने नहीं कहा था कि मुझे सबसे बुरा बनना है, सबके साथ बुरा बर्ताव करना है? वही कर रहा हूँ। अब तुम्हें इससे भी प्रॉब्लम है तो मैं क्या कर दूँ बताओ? तुम्हें डाइवोर्स चाहिए, मुझे डाइवोर्स चाहिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू माई हस्बैंड। मैं भी नहीं चाहता हूँ तुम्हें अपना हस्बैंड बनाना, पर मैंने कहा था उनके साथ रूड बिहेव करना है, लड़ाई करने के लिए नहीं कहा था। अगली बार से ध्यान रखना। वैसे भी तुमने इतनी बड़ी आग जला दी है, अब बस हल्की हल्की हवा देते रहोगे तो भी काम बन जाएगा। तुम्हें अब किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कोई तुमसे बात करने आए तो बस कोई जवाब मत देना, इग्नोर कर देना। सीधे अपने काम पर जाना, सीधे घर आना। तुम्हारा एक अलग रूम आज ज़रूर प्रिपेयर हो जाएगा। वांग जी से दूर रहना जितना हो सकता है उतना। विंग कहता है, डैम वांग जी, हाउ डेयर ही। उसने मुझ पर हाथ उठाया। तुमने देखा ना तुम्हारे भाई को? तुमने भी उसे मारा है विंग, पर पहले किसने हाथ उठाया बताओ? मैंने ऐसा क्या किया उसके साथ जो उसका हक बनता है मुझ पर हाथ उठाने का? आई अंडरस्टैंड, आई एब्सोल्युटली अंडरस्टैंड कि वो सारी बातें सुनकर एक पल के लिए तुम्हें लग सकता था कि तुम आकर के मुझे थप्पड़ मारो, क्योंकि ऑफिशियली आई एम योर ओमेगा, पर उसका क्या हक बनता है बताओ? सचैन जो खुद भी हैरान थे, वो विंग को जैसे तैसे करके समझाते हैं कि वांग जी बस अपने भाई के लिए ओवर पॉजेसिव हो गया होगा, जिसके चलते उससे वो एक्शन हो गया उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। जैसे कि विंग अभी अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ बहुत सारे काम कर रहा है, वैसे ही वो उसके इमोशंस के वजह से हो गया होगा। विंग फिर भी नहीं मानता है। उसे फ़िलहाल बस अकेले रहना है। वो सचैन से कहता है कि वो बस अकेले रहना चाहता है। सचैन उस कमरे से निकल जाता है। विंग अंदर बैठ करके काफ़ी देर तक आंसू बहाता रहता है। उसे बहुत घुटन महसूस हो रही है। ये रिश्ता उसके गले का जंजीर बन गया है, हालांकि ये सब कुछ उसका किया कराया है। विंग सोचता है, काश कि मैं शादी ही ना करता। मैंने हमेशा से कहा था
शादी एक इंसान को जकड़ के रखती है, पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। और देखो, मैं सही हूँ, इस शादी ने मुझे पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। मैं खुद के वजूद को खोता जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इस सो कॉल्ड शादी की वजह से। इसलिए किसी को शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी ही सारी परेशानियों की जड़ होती है। सचैन जो उस कमरे से बाहर निकला था और वो सीधे रूफटॉप पर पहुंचा था, उसे पता है जब भी उसका भाई कुछ गलत करता है या फिर उसे बुरा लगता है तो वो सीधा अकेले में समय बिताना पसंद करता है। सचैन जब छत पर पहुंचता है, रूफटॉप पर साइड में ही वांग जी खड़ा हुआ था। वो जैसे सीधे खाली जगह को घूर रहा हो, खुद से हज़ारों सवाल कर रहा हो या खुद से ही लड़ रहा हो, खुद को ही सुना रहा हो, खुद पर चीख रहा हो, चिल्ला रहा हो, या फिर शायद खुद को समेट रहा है। ऐसा सचैन सोच रहा था। सचैन धीरे धीरे करके वांग जी के पास जाके खड़ा हो जाता है। वांग जी कुछ पल बाद कहता है, वो कैसा है? ठीक है। क्या मैंने ज़ोर से मारा? मैंने देखा। इतना बोलकर वांग जी रुक गया। सचैन उसके अनकहे लफ्ज़ों को समझ गया था, अनकहे अल्फाजों को वो बहुत अच्छी से तरीके से समझ चुका था कि वांग जी पूछना चाहता है क्या विंग ठीक है, क्योंकि विंग के लिप्स के कॉर्नर से ब्लड निकलने लगा था। शायद विंग को बहुत ज़ोर से वांग जी ने थप्पड़ मारा है। वांग जी से सचैन बस एक सवाल पूछता है, क्यों? वांग जी के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। वो बस सामने देखता रहता है। सचैन को पता है अगर उसके भाई को जवाब नहीं देना है तो वह नहीं पूछ सकता है, फिर भी वो दूसरी कोशिश करना चाहता है। सचैन कहता है, तुमने उसे थप्पड़ मारा क्यों? क्यों? इसलिए क्योंकि वो मुझ पर चीट करने की बात कर रहा था। गुस्सा तो मुझे आना चाहिए, तुम्हें क्यों आया? वांग जी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन उसकी मुट्ठियाँ पूरी तरीके से कस गई हैं और सचैन के लिए यही एक जवाब था जो वो बिना कहे समझ गया। सचैन समझ चुका है कि उसके भाई का दिल कहीं ना कहीं तो विंग पर आ चुका है। जो वो इमोशंस है ना, वो इमोशंस वांग जी हर किसी से छुपा सकता है, अपने अंदर दबा सकता है, लेकिन वो सचैन के सामने पूरी तरीके से खोल कर नहीं दिखा सकता, तो पूरी तरीके से छिपा भी नहीं सकता। सचैन समझ गया है कि बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी है और वांग जी के लिए जिस बात के लिए सचैन डर रहा था वो चीज़ सच हो गई है। वांग जी को एक पल वो देखते हैं और उसके कंधे पर बस हल्का सा हाथ रखते हैं, जैसे कि वो उस प्रेजेंस से ये महसूस कराना चाहते हो वांग जी को कि इट्स ओके, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूँ। और शायद वांग जी को इसी चीज़ की ज़रूरत थी, बस वो वैसे ही खड़ा रहता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में विंग जो बहुत चिड़चिड़े मूड से उठता है, उठ करके ब्रेकफास्ट नहीं करता है बल्कि नहाता धोता है और सीधे नीचे आता है। नीचे मिसेस लान, वांग जी, विंग तीनों हैं। वांग जी विंग की तरफ नहीं देख रहा है, लेकिन मिसेस लान देख रही हैं। वो विंग से कुछ बोलने ही वाली थी, तभी वांग जी उनकी तरफ घूर कर देखता है। जिन नज़रों ने उनके होंठों को जैसे सिल दिया था, उन्हें चुप करा दिया था। और मिस्टर लान ने पहले ही कहा है कि मिसेस लान जितना हो सकता है उतना विंग से दूर रहें, उससे बात ना करें। विंग सीधे निकल जाता है। सचैन ने जैसा कहा था वैसा करते हुए सीधे कार में बैठता है, अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस में सब कुछ गड़बड़ करता है। आए ना जाने कितने लोगों को कितनी चीज़ों के लिए डांट पड़ रही है, छोटे छोटे मैटर के लिए। होता है ना, जब आपका मूड ठीक नहीं होता है तो कहीं का गुस्सा कहीं और उतर जाता है। सॉन्गलन जो 3 बार एक ही फाइल को बना कर लेके आया है, विंग उस फाइल को सॉन्गलन के मुंह पर मारते हुए कहता है, व्हाट द हेल इज दिस? मैंने इससे घटिया फाइल आज तक नहीं देखी है, इससे ज़्यादा घटिया प्रोजेक्ट तुमने आज तक नहीं बनाया है। कहाँ गई तुम्हारी स्किल्स? कर क्या रहे हो पूरे दिन बैठकर? अभी दोपहर के 2 बज चुके हैं और एक फाइल रेडी नहीं हुई है तुमसे। हाँ, 4 मीटिंग ले चुका हूँ, 4 की 4 मीटिंग ख़राब है। कोई भी प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, सब बेकार है। ऐसा लगता है सब लोग आजकल सो रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, सबका दिमाग पता नहीं आजकल कहाँ चल रहा है। सॉन्गलैन उस फाइल को उठाता है, धीरे से एडजस्ट करते हुए सारे पेपर्स को रखता है और टेबल पे उसे ठीक तरीके से प्लेस करने के बाद विंग की तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ है तुम्हें? क्या दिख रहा है तुम्हें मेरे चेहरे पे? मैं गुस्सा हूँ? तुम्हें ऐसा दिखता है
या फिर मैं कुछ बुरा महसूस कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत सही हूँ, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल हूँ, हमेशा की तरह। सही कहा, तुम एकदम नॉर्मल हो, हमेशा की तरह। तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है। शादी का नाम भी मत लेना। शादी नहीं होती है। मैरिज इज़ अ साइन ऑफ डेंजरस। शादी बस ज़िंदगी ख़राब करती है और आपकी सारे मेंटल पीस को, इमोशनल इंटेलिजेंस को, सब कुछ खाक में मिला देती है। तुमसे कहता हूँ मैं, शादी कभी मत करना सॉन्गलैन। शादी सारी प्रॉब्लम्स की जड़ होती है। इट इज़ द रूट ऑफ एवरी प्रॉब्लम, यू नो। तो दूर रहो इससे, जितना हो सकता है उतना दूर रहो। सॉन्गलैन को इतना तो समझ आ गया था कि विंग को एक डोज की ज़रूरत है। वो डोज सॉन्गलैन बहुत अच्छे से जानता है। तो सॉन्गलैन कहता है, तुम न्यूसन से कब से नहीं मिले? हाँ, न्यूसन, उसकी तो बात ही मत करो। उसने अपना बेबी शावर करा लिया और मुझे बताया भी नहीं, मुझे बुलाया भी नहीं। सॉन्गलैन को याद आता है, उसे तो बताया था। अरे शिट, उसने विंग को नहीं बताया क्या? ये तो उसकी गलती है। होप कि न्यूसन विंग को ना बताए इस बारे में, वरना विंग पता नहीं क्या करेगा सॉन्गलैन के साथ में। और इन दिनों तो वैसे भी विंग का मूड बहुत ऑफ चल रहा है। सॉन्गलैन कहता है, फिर भी तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है, तुम्हें जाना चाहिए उसके पास एक बार घूमने के लिए। उसे अच्छा लगेगा। मैंने सुना था उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तबीयत ख़राब है? सीरियसली? 2 दिन पहले मेरी उससे बात हुई है। सॉन्गलैन फिर से कहता है, उसने झूठ बोला होगा। तुम वरिड ना हो जाओ और अपने फैमिली में शट अप नाउ, हैंडल माय वर्क। मुझे थोड़ा रिलैक्स होने की ज़रूरत है। मैं बाहर जा रहा हूँ, तो मेरे वर्क को संभालो। विंग ऐसा बोलता है और सीधे वहाँ से निकल जाता है। वो न्यूसन के घर नहीं जाता है, बल्कि एक कैफ़े में जाता है। उस कैफ़े में जब वो जाता है, अंदर एंट्री करता है, तो वो देखता है एक टेबल पर वांग जी बैठा हुआ है। विंग को वांग जी को देखते ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है। इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपने आप से कहता है कि इसे आज सबक सिखाई देना चाहिए। इसलिए विंग सीधे उस टेबल के पास जाता है और वहीं चेयर खींचकर बैठ जाता है। अपने पैरों को वहीं टेबल पर रख लेता है। वांग जी विंग की सारी हरकतों को देखता है, पर मुंह से एक शब्द नहीं कहता है। विंग कहता है, हेलो मिस्टर रूड, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो, ये देखने के लिए कि मैं किसी अल्फ़ा के पास जाता भी हूँ नहीं? वांग जी की उंगलियाँ उसकी कीबोर्ड पर टाइट हो गई थी। उसके लैपटॉप के कीबोर्ड पर। वांग जी एक नज़र उठाकर विंग को देखता है। विंग देख पा रहा था कि वांग जी की वो आँखें, जिनमें गुस्सा आग की तरह बह रहा है, ऐसा लगता है उन आँखों से ही वांग जी विंग को जला देना चाहता हो। विंग कहता है, सीरियसली, तुम्हें सच में यही लगता है ना कि मैं और अल्फाज के पास जाता हूँ? लिटरली मैंने जो सोचा था ना अल्फाज के बारे में, वो बिल्कुल सही है। विंग अपने मन में कहता है, कोई भी अल्फ़ा किसी भी ओमेगा पर खुद से ज़्यादा भरोसा कर ही नहीं सकता है। वही प्रॉब्लम सारे अल्फाज के साथ में है। इसके साथ भी वही है। इसे भी लगता है कि मैं इसके भाई पर चीट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली 1 महीने में किसी इंसान को कितना ही समझा जा सकता है। कोई अंदर से कैसा है, इस बात का पता तो कोई नहीं लगा सकता। ये भी यही सोच रहा होगा। वांग जी अपने लैपटॉप को बंद करता है और विंग की तरफ घूर कर देखने लगता है। विंग कहता है, व्हाट, अब क्या तुम फिर से मुझे चांटा मारोगे सबके सामने? मारो, मैं तुमसे कोई डरता वरता नहीं हूँ। उस दिन जो तुमने किया उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, लेकिन अगर आज तुमने उंगली लगाने की भी कोशिश की, आई स्वेयर मैं तुम्हें यहीं। विंग इससे पहले कुछ और बोल पाता, उससे पहले ही वांग जी ने सच में विंग को अपनी एक फिंगर से टच किया था। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी पूछता है, नाउ? वांग जी गुस्से में था, उसे बहुत गुस्सा आया। विंग ने जब कहा ना, एक उंगली लगा के तो बताओ मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा, तो वांग जी ने उंगली लगा ही दी। विंग वांग जी की तरफ देखता है। विंग को ये जो चीज़ थी ना, इससे गुस्सा नहीं आया, उसे हंसी आई। विंग थोड़ा सा गुस्सा था और थोड़ा सा लाइट मूड में हो गया था। वो हंसते हुए बोलता है, बच्चों वाली हरकत थी। अगर तुमने मेरा हाथ पकड़ा तो? वांग जी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तो? विंग कहता है, आई थिंक तुम भूल रहे हो कि अगर तुमने इससे आगे बढ़ने की कोशिश की, आई स्वेयर मैं तुम्हें। वांग जी विंग के बहुत करीब आ गया था अचानक से। वांग जी का गुस्सा सारी चीज़ों पर ऐसे हावी हो गया था। उसके अंदर कोई भी थॉट प्रोसेस अब चल ही नहीं पा रहा था।
वांग जी विंग के बहुत करीब था। अभी भी वांग जी की आंखों में गुस्सा था। वांग जी अपने दांत पीसते हुए बोलता है, नाउ बोलो क्या करोगे तुम? विंग कहता है, रिलैक्स, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था, दूर हटो। तुम्हें ही लगता है तुम पब्लिकली इस तरीके से किसी ओमेगा का हाथ पकड़ के उसके करीब आ गए तो लोग गलत समझेंगे? वांग जी अचानक से हैरान था, उसकी आंखें एकदम ब्लिंक कर गई थी, गुस्सा कहीं गायब था और कन्फ्यूज़न आ गई थी। फिर वो अपने आसपास देखता है, वो देख पाता है कि कुछ लोग उसे घूर घूर कर देख रहे हैं और पेपरासीज की कोई कमी नहीं हो सकती है। तो तुरंत ही वांग जी विंग का हाथ छोड़ता है और सीधे बैठ जाता है अपनी चेयर पर। पीछे की तरफ लीन होते हुए वो विंग को घूर कर देखता है। विंग जो अपने हाथ को हल्का सा सहलाता है क्योंकि उसकी कलाई पर रेड निशान पड़ गए थे। वांग जी ने बहुत टाइटली विंग का हाथ पकड़ा था। विंग अपने मन में कहता है, ये तो बहुत स्ट्रांग है, पता नहीं उस दिन थप्पड़ से मैं कैसे बच गया। देख के तो लगता है अगर ये मुझे पूरी ताकत से मारता तो मैं ज़मीन पे गिरा होता। क्या बकवास सोच रहा हूँ, मैं कितना पागल हूँ, ऐसे भी कोई सोचता है भला? पर अगर ये अपनी ताकत का इस्तेमाल करे तो ये तो कुछ भी कर सकता है, मुझे तो पूरी तरीके से अपने नीचे दबा सकता है। बहुत डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, मैं डर क्यों रहा हूँ, ऐसा क्यों करेगा ये है ही कौन मेरा ब्रदर इन लॉ? ब्रदर इन लॉ, वो भी सो कॉल्ड, नाम मात्र का, हमारे बीच तो कोई भी रिश्ता नहीं है। मुझे इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरे पास पुलिस का सपोर्ट है, मैं अगली बार से 2 बॉडीगार्ड लेके चलूँगा इससे बचने के लिए। विंग अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा गुम था कि उसने नोटिस ही नहीं किया कि कब वहाँ पर कोई और इंसान आकर के बैठ गया। विंग कुछ देर बाद नोटिस करता है और अचानक से कहता है, एक्सक्यूज़ मी। वो इंसान भी कहता है, एक्सक्यूज्ड। पहली बार मैं किसी ओमेगा को इस खड़ूस इंसान के पास देख रहा हूँ। रियली इंटरेस्टिंग पार्ट है। वेल, हाय, आई एम शुयांग। विंग भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, आई एम जांग वुशियन। ओह, जांग वुशियन, सो तुम सचिन के हस्बैंड हो, राइट? विंग कहता है, या सो कॉल्ड हस्बैंड। सो कॉल्ड सुन करके विंग की तरफ वांग जी देखता है एक नज़र, लेकिन तुरंत ही वो फिर से अपनी आंखें अपने काम पर लगा देता है। शुयांग जिसने ये चीज़ नोटिस की तो वो विंग के आगे आते हुए उसके साथ फ्लर्टी टोन में कहता है, वेल, अगर सो कॉल्ड है तो रियल हस्बैंड किसका हो तुम, बताओ? विंग जो थोड़ा सा तो कुछ अजीब महसूस करता है, लेकिन वो उसी टोन में उस लड़के से जिसका नाम है शुयांग उससे कहता है, किसी का भी, पर नॉट योर्स। ऐसा बोलकर विंग पीछे हट जाता है। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रही थी, विंग ऐसे कैसे किसी के साथ में फ्लर्ट कर सकता है? पर हाँ, वांग जी को ये ठीक भी लगा कि विंग ने कहा कि नॉट योर्स, तो कम से कम वो इंसान शुयांग तो नहीं होगा। शुयांग हंसते हुए बोलता है, डैम इट, मेरा तो लक ही ख़राब है, इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल और गॉर्जियस ओमेगा ने मुझे पब्लिकली वांग जी, इसने मुझे तुम्हारे सामने रिजेक्ट कर दिया। लिटरली मेरी तो बहुत ज़्यादा इंसल्ट हो गई है। मुझे क्या करना चाहिए इस खूबसूरत से ओमेगा को इम्प्रेस करने के लिए? तुम कुछ भी करो, पर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकते। शुयांग बोलता है, उफ ओमेगास, तुम लोग ये अपने ऊपर ये जो घमंड ओढ़ के चलते हो ना, ये मुझे तुम लोगों की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। यू नो वॉट, मेरे पास कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरे कदमों में गिर जाते हैं और ख़ुद को मेरे लिए ऑफ़र कर देते हैं, सरेंडर हो जाते हैं, सबमिसिव हो जाते हैं। पर जो लोग दूर भागते हैं ना, वो लोग मुझे अक्सर बहुत पसंद आते हैं। यू नो, जो चीज़ आपसे दूर जाती है वो आपको और ज़्यादा आपके करीब बुलाती है। ये जो बात अभी शुयांग ने कही थी, ये वही एक बात है जो विंग ने कुछ दिन पहले वांग जी से कही थी, जब वो वांग जी की स्टडी में गया था कि कोई चीज़ से अगर दूर भागो तो वो चीज़ और भी ज़्यादा आपके पास आने की कोशिश करती है। विंग को जैसे कुछ रिमाइंडर मिल गया था। विंग जो शुयांग की तरफ देखता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी। शुयांग कहता है, एक्सक्यूज्ड। वेल, तुम चाहो तो ये मेरा फ़ोन नंबर रख सकते हो, जब भी तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो मुझे कॉल कर सकते हो। आई एम ऑलवेज देयर बेबी। विंग कहता है, नो थैंक्स स्टूपिड। विंग के स्टूपिड सुनने पर भी शुयांग अपने दिल पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हारा स्टूपिड भी ना दिल में तीर की तरह लगता है। ऐसा लगता है मान लो तुम कोई मलहम हो और मैं कोई जला भुना सा इंसान, तुम जिस पर बार बार प्यार का मरहम लगा रहे हो। क्रिंची, यू रियली क्रिंच।
ऑफ कोर्स आई एम फॉर यू। शुयांग की बातें बहुत ज़्यादा फ्लर्टी थी पर विंग को उतना ज़्यादा इरिटेट नहीं कर रही थी उसे तो हंसी आ रही थी। ये अल्फा कुछ ज़्यादा ही फ्लर्टी है, लेकिन उतना ही ज़्यादा एकदम होता है ना कोई चीज़ सॉफ्ट सी हो, वैसा है। इसके हाव भाव, कपड़े पहनने का तरीका और इसके बात करने का तरीका, वो चीज़ झलका रही है। कुछ ज़्यादा ही जॉली किस्म का इंसान है। पर विंग वो कार्ड उठाता है और अपने पर्स में रख लेता है, अपने बैग में रख लेता है। विंग जी इस चीज़ को नोटिस करता है पर वो कुछ नहीं कहता है। उसकी पकड़ तो अपनी कॉफ़ी के कप पर तेज़ हो गई थी, टाइट हो गई थी। इस चीज़ को विंग ने नोटिस नहीं किया, लेकिन शुयांग ने किया। शुयांग हल्का सा कहता है, वेल तुम जब भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स लो मेरे पास आ सकते हो, आई एम ऑल योर्स। विंग वहाँ से खड़े होते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स आई विल लव टू। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। शुयांग कहता है, ओ या इसने अभी हाँ बोला ना वांग जी, ये मुझे अभी बोल के गया कि अगर इसका डाइवोर्स होता है तो मैं। शट अप, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्यों हो? शुयांग कहता है, उप्स एक्चुअली मैं यहाँ मेरे काम से हूँ, तुम्हारे काम से नहीं। मेरी आज छुट्टी है तो मैं इंजॉय कर रहा हूँ, उम्मीद है तुम भी इंजॉय कर रहे हो अपना हॉलीडे। वेल तुम घर पर नहीं हो, पिछली बार तो पिछले संडे तुम घर पर ही थे और तुमने कहा था कि तुम्हें फैमिली के साथ एंजॉय करना है। इस बार तुम्हारी फैमिली कहाँ गई? क्या तुम्हें एंजॉय नहीं करना है? वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था और अब हद हो गई है, उसने बहुत सुन लिया है। वांग जी अपना सामान पैक करता है और वहाँ से निकल जाता है। जब वांग जी कैफेटेरिया के बाहर आता है तो वो विंग को देखता है। विंग अभी किसी और अल्फ़ा के साथ में बातें कर रहा था, उस अल्फ़ा के बहुत करीब था। उस अल्फ़ा ने को गले लगाया हुआ था। वांग जी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये ओमेगा किस तरीके का है? क्या उसने गलती कर दी है विंग को समझने में? क्या विंग वन अल्फ़ा ओमेगा नहीं है? मतलब एक इंसान से प्यार नहीं कर सकता? पक्का ये ओमेगा उसके भाई को धोखा ही दे रहा होगा। ये सोचते हुए भी वांग जी को बुरा लग रहा था, उसके दिल में दर्द हो रहा था। अगर विंग उसके भाई के पास रहे तो वांग जी एक पल के लिए अपने आप को रोक सकता है, लेकिन अगर किसी और के पास जाता है तो वांग जी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता है। वांग जी विंग के पास जाने वाला था, फिर से उसे सबक सिखाने के लिए उसका हाथ पकड़ेगा और घर ले जाएगा और सबके सामने कहेगा कि विंग किसी अल्फ़ा के गले लग रहा था। लेकिन फिर वांग जी खुद को रोक लेता है और खुद से कहता है, क्या पता ये अल्फ़ा उसका दोस्त हो तो, या फिर उसके कज़न ब्रदर्स में से कोई हो। वैसे भी विंग की फैमिली में, विंग की शादी में ज़्यादातर लोग नहीं आए थे, तो हो सकता है ये कोई उसका रिलेटिव हो। उसे पूरी बात जाने बगैर फैसला सुनाने का कोई भी हक नहीं है। वैसे भी कल रात को जो उसने किया उसके बाद तो उसे वैसे ही पछतावा हो रहा है। उसे विंग को कुछ भी हो थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। विंग अपने इमोशंस में, अपने गुस्से में इतना ज़्यादा बह गया था कि वो कुछ भी उल्टा पुल्टा बोल गया। वांग जी इस चीज़ को समझता है, पर पता नहीं क्यों उसकी समझदारी उस समय गायब हो गई थी। विंग ने उसे एक थप्पड़ मारा है, पर वांग जी ऐसे और भी ज़्यादा कई थप्पड़ डिज़र्व करता है, उसे और थप्पड़ पड़ने चाहिए। उसने विंग जैसे इंसान पर हाथ उठाया है। विंग कितना प्योर इंसान है वो समझता है, उसके भाई ऐसे ही विंग के साथ नहीं रह रहा है। खैर वांग जी अपने आप से कहता है कि अब वो और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा अपने ब्रदर इन लॉ में। उसका ब्रदर इन लॉ और उसके हस्बैंड के बीच में जो कुछ चल रहा है, मतलब सुचैन और विंग के बीच में, वो दोनों संभाल लेंगे। वांग जी को उसमें अपनी टांग अड़ाने की कोई भी कोशिश नहीं करनी चाहिए, दूर ही रहना चाहिए। इसी सोच के साथ में वो कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी को जाते हुए विंग भी देखता है। विंग की नज़रें वांग जी के ऊपर तब से थी जब से वो उस कैफेटेरिया से बाहर आया था। विंग ने नोटिस किया कि जैसे ही विंग ने उस अल्फ़ा को जो उसके पास में है उसे गले लगाया, वांग जी ने उसे देखा और वो उसके पास भी आने वाला था। विंग ने सोचा कि क्या इसे फिर से शक हो रहा है, लेकिन फिर वांग जी रुक गया और अपनी कार में बैठ के निकल गया। विंग अपने मन में कहता है, सारे अल्फाज टिपिकली बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होते हैं। पॉसेसिव नहीं कह सकते, उन्हें विश्वास ही नहीं होता है ओमेगास पर। इसे लग रहा होगा कि मैं जिससे गले मिल रहा हूँ मैं उसके साथ में इसके भाई को चीट कर रहा हूँ। लगने तो अच्छा ही है, जितना मैं इन लोगों की नज़रों में गिरूँगा उतना ही आसान होगा मुझे इस फैमिली से दूर होने में। पर पता नहीं क्यों मैं इस फैमिली से दूर नहीं होना चाहता हूँ। मुझे अपनापन महसूस होने लगा है। क्या एक फैमिली का होने का एहसास यही होता है? क्या आपको कंप्लीट लगता है? क्या मुझे एक अल्फ़ा की ज़रूरत है? नहीं, मैं पागल हो रहा हूँ। मैं बस शादी शादी शब्द सुन करके शादी में रमता जा रहा हूँ। मुझे दूर रहना चाहिए इन सब चीज़ों से। विंग को बाहर लाते हुए वो अल्फ़ा कहता है, विंग
तुम ठीक तो हो ना? विंग कहता है हाँ 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 दग्गा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप कब वापस आए अब्रॉड से? मैं बहुत खुश हूँ आपको वापस देखकर, लिटरली मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना आपको वहाँ वापस देखकर, मैं बता नहीं सकता। नीमिंग जेजो विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं मुझे भी अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने सुना तुमने शादी कर ली है, मुझे यहाँ से गए हुए बस 3 ही महीने हुए और तुमने शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं। कम से कम शादी में तो बुलाना चाहिए था। मैंने हुसैन को बुलाया था गगा, पर आप नहीं थे ना, इसलिए आपको नहीं बुलाया। पर अभी चलिए ना, मैं हुसैन से मिलना चाहता हूँ, कितने दिन हो गए हैं मैं उससे मिला ही नहीं हूँ। मैं कह सकता हूँ कि 1 महीना हो चुका है मुझे उससे मिले हुए। नीमिंग जी तुरंत अपने मुंह पर हाथ लगाते हुए बोलते हैं 1 महीना? सच में? तुम मुझसे 1 महीना दूर रह सकते हो, मुझे पता भी नहीं था। खैर अभी मैं हुसैन के पास ही जा रहा हूँ और तुम्हें साथ लेके जाऊँगा, चलो। विंग नीमिंग जी के साथ में निकल जाता है हुसैन के घर के लिए, और यहाँ से हम भी निकल जाते हैं थोड़ा आराम करने के लिए, ब्रेक लेने के लिए। आई होप आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा होगा। जैसा भी लगा हो कमेंट जरूर करना। कमेंट्स की कमी की वजह से मेरे मोटिवेशन में थोड़ी कमी आ रही है, उस कमी को बढ़ाने के लिए ना कम करने के लिए और मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए कमेंट्स की बाढ़ लाने की ज़रूरत है। तो आप लोग ये काम कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैं खुद के वीडियो पर कैसे कमेंट करूँ, और मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। आप लोग कीजिए, बहुत सारे कीजिए, सब लोग कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा और मैं अगला वीडियो उतने ही जल्दी लेकर आऊँगी। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा के बाय बाय। आपने क्या लगा? बाय बाय।